बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा एक बात करती होती हूँ कि एक अच्छी बात जो नाज़रीन तक लाजमी जानी चाहिए वो यही कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप शुक्र अदा करेंगे उतना आप अल्लाह के करीब होंगे। हमारी लाइफ में आजकल जो है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे जहनी मसाइल भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें जो हैं इन उलझनों का शिकार हैं। तो जब तक हम अपनी ज़ुबान पर शुक्र नहीं लाएंगे तब तक हमारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। आपके पास जो है उस पर आप जब इत्मीनान और खुशी महसूस करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इससे बढ़कर आपको अता करेगा। इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी शेख ताहिर अमजद, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जिला मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फराज रमजान, आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे रोही के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फराज? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। फराज से हम इनकी बीट से रिलेटेड बात करेंगे और क्योंकि आजकल आपको पता है कि गला मंडी के भी बहुत सारे मसाइल हैं और उनके पास बीट भी ऐसी है। ताजरों के क्या क्या इश्यूज हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। सर से भी बात करेंगे कि इस टाइम क्या क्या मसाइल देखने में आ रहे हैं, निगरान सेटअप आने के बाद भी अभी भी इनको क्या क्या इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं और उनका हल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं, इस टाइम जिस तरह हम स्मोक की वजह से हम देखें तो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो हुकूमत की तरफ से भी आया कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए और ताकि जो है आपके कारोबार पे तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, साथ ही जैसे तालीमी इदारे भी बंद हो जाते हैं उसकी वजह से बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बात की फोक के हवाले से और स्मोक का एक जो ट्रेंड चल रहा है जिसको हमने ट्रेंड बना दिया है कि जी पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स बिला वजह बंद कर दी जाए। हाँ। आपको मालूम है कि पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी मनाने के वैसे ही ख्वाहिशमंद होते हैं कि अगर आप मार्केट्स बंद कर देंगी तो उसके बाद होगा ये कि रोड्स पर आवाम बहुत ज्यादा आ जाती है। हाँ। उनको पता है कि हमारी मार्केट बंद है, वही लोग दोबारा रोड पर अपनी बाइक्स गाड़ियां निकाल कर पिकनिक मनाने के लिए आ जाते हैं, बजाय कि हम अपनी मार्केट्स को 24 आवर का टाइम दे दें कि रश कम हो। अगर रश कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो नहीं होंगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम एक चीज का क्राइटेरिया देखते हैं कि वो हमने इस टाइम पे बंद करवानी है, लेकिन उसके जो नुकसानात है उसको नोट नहीं कर रहे। चंद मार्केट्स ऐसी हैं कि जैसे आपको मालूम है कैंट बाजार है, हाँ। उसने खुलना ही 2 बजे के बाद है। अब वो क्या कर रहे हैं हम कि जी 4 बजे मार्केट बंद होंगे। हाउ पॉसिबल कि उसने मार्केट ने खुलना ही 2 बजे है और आप उसको 4 बजे बंद कर दें। इसी तरह गर्देजी मार्केट गुलगश्त है, इसी तरह मुमताजाबाद है, इसी तरह आपका गुलशन मार्केट है। बहुत सारी मार्केट्स का टाइम ही डिफरेंट है। हाँ, अगर आप बात करें अंदरूनी शहर की, तकरीबन 25-26 हजार शॉप्स हैं इसमें, उन्होंने सुबह 10 बजे खुलना है और उनका टाइमिंग 8 बजे तक बंद होने की है। और आप उसको बात करें तो एक डिफरेंट सिनेरियो में आती है, और अगर आप उसको कैंट और मुमताजाबाद के साथ कंपेयर करें तो ये सारा सिनेरियो ही डिफरेंट है। अच्छा, जाहिर सी बात है जिस तरह हमने अभी ये स्मार्ट लॉकडाउन का जिस तरह बोला गया तो हमने ये देखा कि संडे को बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो ओपन ही रही हैं। लॉकडाउन बस एक नाम का ही लॉकडाउन था, उसमें कहीं नजर नहीं आ रहा था कि तमाम मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी हैं। देखिए, अभी तक तो ये अभाम जा रहा है कि मार्केट्स के टाइम शेड्यूल कंफर्म ही नहीं हो रहे। पहले एक शेड्यूल निकाला गया कि 4 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आ गया कि जी 4 बजे बंद हो जाएंगी। अब 2 नोटिफिकेशन है, 2 किस्म के अभाम जा रहा है कि मार्केट्स खुलेंगी कब और बंद कब होंगी। हाँ। इस पे चाहिए था कि हमारे किसी वजीर इत्तलात को हमें इन्फॉर्म करते, पब्लिक को एक मैसेज कन्वे किया जाता, चाहे वो टीवी के जरिए हो, चाहे वो ट्विटर अकाउंट्स हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें अपनी आवाम को उसके बारे में आगाह करना चाहिए। आप किसी कौम को आगाह नहीं करते और ये कह देते हैं कि हमने आप पे कानून लागू कर दिया है, तो मेरा ख्याल है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर अब एक रात में अगर एक अनाउंसमेंट हो रही है कि आपने मार्केट्स बंद रखनी है तो जाहिर सी बात है सबके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एकदम से कारोबार पे जितना असर पड़ता है, डेली की रूटीन पे जो है पहले ही ऑलरेडी हमारे कितने मसाइल चल रहे हैं, मईशत के हवाले से हम लोग कितना बदहाली का शिकार हैं। देखें, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग ताजिर पहले ही पिसे हुए हैं। हम लोग
टैक्स दे देकर भी पीस रहे हैं। इस टाइम तो आम आवाम भी तो सब जी, सब लोग जो है ना वो ताजिर जो है आम आवाम के साथ साथ रिलेटेड है। हाँ। अगर आम आवाम के पास कैपेसिटी परचेजिंग होगी, कुव्वत परचेज होगी, तो वो हम लोग खुशहाल होंगे। एक मजदूर 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है, वो कैसे मुमकिन है कि वो 1000 का जाके सूट ले आएगा? कैसे मुमकिन है कि वो 800 की जूता अपने बच्चे को पहना देगा, जबकि उसकी तमाम दिन की जो मजदूरी है वो 600-700 बन रही है? तो ये फैक्ट जो है, ये नहीं है कि इंडस्ट्रियल से लेकर और एक मजदूर तक आएगा। अगर एक मजदूर के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ट्रेडर्स किस तरह उसको सेल करेंगे, और अगर ट्रेडर्स के पास सेल ही नहीं आइटम होगी तो हम इंडस्ट्रियल से किस तरह परचेज करेंगे? ये फैक्ट नीचे से लेके ऊपर तक आ रहा है, और इसके बारे में को हमें एक ऐसी एसओपीज बनानी चाहिए। निगरान वजीर आला साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन साथ साथ ट्रेडर्स को एतमाद में लिया जाए। जिस तरह की उन्होंने बहुत सारे काम में ट्रेडर्स को एतमाद में लिया है, इस काम में भी ट्रेडर्स को एतमाद में लें, और उसके अंदर तमाम जितने ट्रेडर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, तमाम को मुत्तफिका तौर पर बुला के उनके साथ मीटिंग की जाए और फिर इस मामले का इशू को हल किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है टेबल टॉक जो है वो हमेशा बड़ी जरूरी होती है कि जब भी आप ऐसा कोई स्टेप लें। फराज से भी जाते हैं। फराज, इस हवाले से बताइएगा क्या सूरत हाल रही जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? मैडम, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से यही बात करें कि मार्केटें जो है वो मुकम्मल तौर पर खुली थी, चंद जो है वो गलियां दिखावे के लिए बंद कर दी गई थी। क्योंकि मैडम ताजरों की अगर सुने तो ताजरों का यही कहना है कि इतनी अभी जो है वो मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़राब है और मैशत जो है वो इतनी ख़राब है, जिसकी वजह से ना दुकानें बंद करना बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरी बात यह है कि रात को बता रहे हैं कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन है और सुबह इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है मैं समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो इतवार को मुकम्मल तौर पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन स्मोक की रोकथाम के लिए लगाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम था। और इतवार को जो है वो इंतज़ामिया को भी छुट्टी थी, तो इंतज़ामिया ने भी इस पर जो है वो कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात यह है कि ये एक अच्छा इकदाम है कि आवाम के लिए जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। लेकिन बजाय मार्केटें और बाज़ार बंद करवाने के, मैं समझता हूँ जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स हैं उनको बंद किया जाए, उनको बैन किया जाए, और जो भट्टे हैं उनको भी बंद किया जाए। और दूसरी जानब जो बात ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनका जो आलूदा धुआं है उनको बंद किया जाए, ना कि मार्केटें और बाज़ार बंद करवाए जाएँ। इतवार को तो मामूल के मुताबिक जो है वो रोज़ कारोबारी सिलसिला जो है वो जारी था। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अब जैसे विंटर स्टार्ट होती है, तो विंटर्स के साथ साथ आपके खाने भी, आपके जो है जाहिर बात है हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रश बड़ा, अब तो खैर फूड के पॉइंट्स यहाँ पे इतने सारे बन चुके हैं, लोगों के लिए बड़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मुतारिफ भी करवाई जा रही हैं। इस हवाले से बताइए कि सर्दियों में क्या खास चीज़ें जो हैं वो इस टाइम चल रही हैं, खाने जो हैं उस हवाले से? मैडम, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मैं खुद भी बहुत बड़ा फूडी हूं, मुझे भी मुख्तलिफ खाने का जो है वो शौक है। खिलाने का नहीं है, खिलाने का भी शौक है। दूसरी बात यह है मैडम, सर्दियों का ना लोगों को शिद्दत से इंतजार रहता है कि जैसे ही सर्दियां आएँ और गर्मा गर्म पकवान खाएं, चटपटे तिक्के कबाब लाइक बारबेक्यू करें, दोस्तों के साथ गैदरिंग करें। और दूसरी जानिब सर्दियों के अगर खानों की बात करते चलें तो हमारे पास जो है वो गाजर का हलवा हो गया, सूप हो गया, और भी चाइनीज़ डिशेस हो गई। तो लोग जो है वो इसका सर्दियों का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। सबसे बढ़कर मछली खाने जाते हैं लोग, तो इससे बारबेक्यू फ़िश भी खाते हैं। तो इस तरह जो है वो लोग अपनी सर्दियों की सर्द रातें जो है वो एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं होटलों पर भी जो है वो काफ़ी शहरियों का रश दिखाई देता है, क्योंकि गर्मियों में मैडम ज़्यादा चटपटे खाने नहीं खाए जाते, वो उससे जलन भी होती है। लेकिन सर्दियों में मौसम भी सर्द होता है, बाहर घूमने का दिल भी करता है, तो सड़कों पर तो वैसे ही रश है। सर्दियां हैं, लोग तो जोक दर जोक निकल रहे हैं, अपनी वीकेंड पर एंजॉय करते हैं, कभी गाजर का हलवा खाने चले जाते हैं, कभी सूप पीने चले जाते हैं। तो इसी की तरह लोगों की ना खाने पीने का सिलसिला तो सर्दियों में जारी रहता है। होटलों पर देख लें, होटलों पर भी, चाय के होटलों पर भी रश होता है। चाय तो खैर वो तो फॉरएवर है ना, वो चाहे गर्मियां हो सर्दियां हो, जो चाय लवर होते हैं वो नहीं छोड़ते चाय। वो चाय वालों के बारे में तो मशहूर है कि वो जन्नत में भी जो है वो चाय की नहर मांगेंगे कि हमें चाय जन्नत में भी दी जाए। लेकिन ये तो सिर्फ बातें हैं। दूसरी बात ये है कि सर्दियां, हमने जिससे भी बात की वो कहते हैं हमें सर्दियों का इंतज़ार रहता है। और जो सर्दियों के मैं समझता हूँ जो खाने हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स देख लें, हम सर्दियों में ही खा सकते हैं, गर्मियों में खाएँ तो वो भी जलन करते हैं। तो इससे जो है हमारी सर्दी की जो शिद्दत होती
होती है उसमें कमी होती है और जो हीट प्रॉपर मिलती है। अच्छा, वैसे ओवरऑल भी देखा जाए तो सर्दियां उस तरीके से अभी आई भी नहीं है जिस तरह से यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दिसंबर भी स्टार्ट होने वाला है। सर्दियों का जितनी शिद्दत से इंतजार था ना, बस कह रहे हैं कि रात का जो मौसम है वो बड़ा प्लेजेंट हो जाता है, बड़ा मजेदार हो जाता है। मैडम रात को तो बाहर निकलने से अब डर लगता है, क्योंकि सर्दी गुज़श्ता रात भी सर्दी ज्यादा हो गई थी, तो सर्दी की जो मैं समझता हूँ हाँ, तो लगता है रात को सर्दी ज्यादा लगती है ऐसे। तो इसमें आपको ना जो है फुल पैक और कवर होके जाना चाहिए। खास तौर पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत ज्यादा अभी काफी सांस लेने में भी मसला होता है और वायरल डिजीज भी है। जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक मौसम जो है वो बेहतर नहीं होगा जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर आप क्या समझते हैं इस टाइम जो छोटे ताजर हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं, किस तरह उन चीज़ों को आप देख रहे हैं कि हुकूमत को उस पर जो है वो फोकस भी करना चाहिए और मसाइल को सोचना भी चाहिए, उसको हल करना चाहिए? इन ताजरों का एक सबसे बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम, जो कि पुलिस रोकने में नाकाम हो चुकी है। उसकी मेन रीज़न है कि इसमें तमाम थानों को पेट्रोल बंद कर दिया गया, फ्यूल सप्लाई बंद कर दी गई है। उसकी वजह से तमाम गाड़ियां अपनी गश्त करने में नाकाम है और उस गश्त ना करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि वो जो डाकू अपने रोडों पर आज़ादाना डकैतियां कर रहे हैं, छोटे ताजरों को लूट रहे हैं। क्या कभी आपने देखा है किसी पुलिस वाले ये डकैती हुई हो? हमेशा आपको जब भी कोई न्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी कि एक ताजिर फलां ताजिर लूट गया, फलां डॉक्टर लूट गया। क्या कभी आपने सुना किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में डकैती हुई? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना इंतजामात पहले ही करते हैं। अगर एक ताजिर अपना सिक्योरिटी गार्ड रखता है और अपने साथ अपना कैश लेके जा रहा है, पहले तो रास्ते में उसको 2 दफा पुलिस पकड़ लेगी। अब पुलिस जब पकड़ती है, भाई ये मेरे पास कैश है, मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, मैं अपने घर तक जा रहा हूं, उसको क्लियर करने में ही अपनी सफाई देने में पूरी रात गुजर जाती है। ऐसे ही है। तो ताजरों के लिए पुलिस को चाहिए कोई ऐसे इकदाम पैदा करें जिससे ताजिर दोस्त माहौल बने। और सीपीओ साहब बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हैं मुल्तान के लिए, नो डाउट। तमाम एसपीज जो आए हैं बहुत अच्छे हैं, डेली मीटिंग्स हो रही हैं, डीसी साहब भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। अगर हम बात करते हैं थानों के हवाले से, तो आप बिलीव करें कि बहुत बुरा हाल है। एक गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं है, आप मुझे बताएं कि कैसे वो गाड़ी चलेगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से फ्यूल सप्लाई 5 लीटर दे दी गई है। अब 5 लीटर में अगर वो चौक कचहरी अपने 2 मुलजिम पेश करने जा रहे हैं, वापसी पर गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह धक्का लगा के आ रहे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं हम लेकिन अच्छा, हमने सीपीओ साहब आए भी थे, हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि हम तो बहुत सारी चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतर कर भी रहे हैं, शहरियों के लिए बहुत आसानियां कर रहे हैं। क्या आया इस पे कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों का तो ज्यादा उनके साथ रहता होगा। सीपीओ साहब नो डाउट मंसूर साहब बहुत अच्छे हैं, तमाम मीटिंग्स को खुद हेड करते हैं। अगर किसी का कोई मसाइल हो, जाती पर्सनल पेन लेके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, उन्होंने अपने जब एसएचओ या डीएसपी लेवल पर बात की तो वहां पर उसी शख्स को 8-8, 10-10 दिन लग जाते हैं कि अपनी एक एफआईआर करवाने के लिए। आज भी ये मसाइल हैं हमारे बहुत उन्होंने कहा अब तो एफआईआर का मसला नहीं है, अब तो एफआईआर के भी मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। अगर आप कभी अकेले थाने जाके विजिट कर लें और आप कहें जी मेरी फलां चीज चोरी हो गई है, तो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपने वो रखी क्यों थी घर में। भाई घर में रखी है, अगर मेरा कैश है, घर में से चोर ले गया है, तो आप मुझे बताएं। अगर बैंक लेके जाते हैं तो रास्ते में डाकू लूट लेते हैं, मतलब अब सिक्योर ही नहीं है। सिक्योर ही नहीं है। हाँ। हम लोग जो क्राइम चोरों के हाथों बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके हैं। हम लोग अपना कारोबार महदूद कर चुके हैं। हाँ। दिन के टाइमिंग के अंदर कोशिश करते हैं कि बैंक टाइमिंग के अंदर अपने कारोबार को क्लोज करें। पेमेंट्स जो है वो अगर ऑनलाइन करवानी है फौरी ऑनलाइन करवा दें। इसी तरह अगर आप बात करती हैं कि हमारे जो ताजरों के मेन, अब स्ट्रीट लाइट की आप बात कर लें, तमाम पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, किसी एमएनए एमपी ने आज तक, मुझे नहीं पता कि किसी एक ट्रेड विंग के प्रेसिडेंट को 10-20 लाइट्स दी हों कि अपनी मार्केट्स में लाइट लगा लें। सही। किसी डीसी साहब ने आज तक स्ट्रीट लाइट्स जो बंद पड़ी हैं उन्हीं को रिपेयर नहीं कर रहे। वो तो बंद है तो फिर तो उनके ऊपर आप भूल जाए ना, बस एक दफा काम हो गया तो फिर। पुलशीदी लाल आप देखें कि लोहा मार्केट के साथ एक फ्लाईओवर के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, आज उस पे जो लाइट्स लगी थी वो भी चोरी हो गई। हम अगर अपने असासे नहीं बचा सकते
अगर क्रिकेट टीम आती है तो चौक नवा शहर से लेके और नागशाह पुल से और शुजाबाद मोटरवे तक बिल्कुल रोशन कर दिया जाता है। भाई आप उन लाइट्स को प्रॉपर मेंटेन करें, उनके ऊपर एक चौकीदार लगाएं। अब हमारे हालात ये हैं कि हम एक दफा एक चीज को लगा देते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी उसको रिपेयर करने की जहमत ही नहीं लाते। अगर एक साइड पे एक रोड था, उसको पैच लगने की जरूरत है, तो हम इंतजार कर रहे होते हैं कि रोड पूरा खराब कब होगा, ताकि हम इसको पैच लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। दो आपके महकमे हैं, एक सॉलिड वेस्ट है और एक वासा है। आपने देखा होगा रोड्स पर कि जब ये होल साफ करते हैं तो होल साफ करने के बाद कचरा बाहर निकाल देते हैं। जब कचरा बाहर निकलता है तो वो वासा कहता है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है कि हम इसको कलेक्ट करके साफ करें, और सॉलिड वेस्ट ये कहता है कि जी एसओपीज ये हैं कि जो निकालेगा वही कलेक्ट करेगा। वही ना, ये हमारे यहाँ हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारा ये कि हमारे इदारे जो हैं, तो तमाम चीजें, कानून भी है, इदारे भी हैं, बट आज अगर हम बात करें कि इम्प्लीमेंट कहाँ है, तो वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, इदारे ब्लेमिंग गेम में ही हम चल रहे होते हैं, ये फलां का काम है, ये फलां करेगा, ये फलां का है तो आप फलां के पास चले जाएं। मतलब कोई भी जहमत नहीं करेगा। अगर अच्छा कुछ है, कोई बंदा आपके पास कंप्लेन लेकर आया तो आप उसको देख लें या आप उसको फॉलो कर लें। मैडम जो स्ट्रीट लाइट्स की बात की है ताहिर भाई ने, तो ये मैं समझता हूँ ये एक अहम किरदार अदा करती हैं। अब सर्दियों में 8 बजे जो है वो सन्नाटा छा जाता है बाजारों में, मार्केटों में, बाहर जब रोड्स पर निकलते हैं तो स्ट्रीट लाइट्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब जैसे ताहिर भाई ने बात की उधर पुल शीदी लाल वाली तरफ, उधर भी स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो मसला है। और दूसरी जगह अगर बात करें, हम घंटे घर से चढ़ते हैं किले की तरफ, तो वहाँ भी शहर जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ होता है। मेन शाहराह है, लेकिन वहाँ पर कोई जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो इत्माम नहीं किया गया। वहाँ से गुजरते वक्त भी जो है वो एक खौफ तारी होता है, खतरा होता है कि यहाँ पर डकैती ना हो जाए। ऐसे ही है, पुलिस ने अपना गश्त जो है वो कम किया हुआ है, जिससे जो है वो चोर और डाकू खुले आम घूम रहे हैं। हम अपने ही शहर में महफूज नहीं है। तो अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, उसी तरह हम देखते हैं क्राइम में भी इजाफा हुआ है। अब तो आप पहले कहते थे अच्छा जी यार शाम को आप अकेले बाहर ना निकलें या रात को ना निकलें या आप अपने उसमें घर में, अब तो आपको दिन दिहाड़े आपको लूट लिया जाता है। आपको कोई टाइम टेबल ही नहीं है ना, चोरों का भी अब कोई टाइम टेबल नहीं है, डाकुओं का, कि उन्होंने क्या किस टाइम आपके साथ कुछ हो जाए, आप बाहर निकले, आपको नहीं आइडिया कि आपके साथ क्या हो जाए। इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है वो जुडिशली का भी है। पुलिस अगर अपना अच्छा काम करती है, उस चोर डाकू को पकड़ के अदालत में पेश करती है, 2 दिन के बाद वही चोर बाहर फिर रहा होता है आजादाना। ऐसे अगर कोई एक ऐसी एसओपीज बना दी जाए जिस पर 2 एफआईआर हो जाएं, कम से कम वो 2 साल के लिए डिटेन हो, तो वो इलाका 2 साल के लिए तो पूरा मन हो जाएगा यकीनन। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक इदारे को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, दूसरा खराब हो जाता है, दूसरे को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तीसरा खराब हो जाता है। इसमें हमारी अदलिया को भी एक रोल अदा करना पड़ेगा, जिसमें वो ऐसे चोर डाकू जो वाकई ही जिनके ऊपर 2-2, 3-3 एफआईआर हैं, यहाँ पर तो आप हिस्ट्री उठा लें कि मैं अभी पिछले दिनों एक डीएसपी साहब के पास बैठा था, एक चोर पर 28 एफआईआर थी, उसको अदालत में पेश किया, अदालत ने उसको बरी कर दिया। तो वही ना, इंसाफ पर से ही आपका जब उठ जाए एतबार, पीछे फिर क्या रहता है? जब आप सही फैसले ही ना कर पाए, आप लोगों के साथ इंसाफ ही ना कर पाए, तो फिर यही होगा, दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए जाएंगे लोग। हम देखेंगे कि लूटमार हो रही होगी, फिर हम ये देखेंगे कि हम लोग आए दिन ये बात करते हैं महंगाई है, खुद साख्ता महंगाई है, लोगों को जो है बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, तो ये तमाम मसाइल तभी पैदा होते हैं। जी, महंगाई तो इसका जिन अभी तक कोई काबू कर ही नहीं सका, खा वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो या अब निगरान सेटअप हो। बहुत सारी उम्मीदें हमें थी हमारे निगरान सेटअप से। टेयर केकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, तो वो आप यकीन करें कि टेलीविजन पर बैठकर बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं है ना हमारे पास। हम ये कह रहे हैं, अच्छा जब तक हम फिर बाहर की भी चीजें देखें, हम ये कहते हैं अच्छा कोई अब जो हुकूमत आएगी, जब इलेक्शंस होंगे तो तभी आपका जो है तमाम हालात को बेहतरी की तरफ जाएंगे, आप समझते हैं? जी इंशाल्लाह, हम उम्मीद है अपनी पाक फौज से भी और आने वाली नई गवर्नमेंट से भी, कोई भी आए ताजरान के लिए, आवाम के लिए रिलीफ लेकर आए। हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। हम लोग तो यही करंट सिचुएशन तो यही है। देखिए, जब तक कोई गवर्नमेंट प्रॉपर तौर पर नहीं आती, पूरे मुल्क के अंदर एक
बेचैनी है ना, बेचैनी भी फैली हुई है, अफरा तफरी है। हम्म। लोग, कोई भी बैरूनी जो बिजनेसमैन है वो मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही है। उनको पता है कि किसी भी टाइम ये गवर्नमेंट चली गई तो जो हमने सरमाया लगाया वो डूब ना जाए। मैं अभी रिसेंटली दुबई गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। आप बिलीव करें कि इतना वन विंडो सारा निज़ाम था। मुझे एक कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगे। वन विंडो, 24 महकमे एक ही ऑफिस में बैठे हैं। सही। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने समझा कि शायद मुझे महीना 20 दिन लग जाएंगे कंपनी को हमारे यहाँ पर जिस तरह, लेकिन यहाँ तो जी वो 2-2 साल नहीं होता। जो उन्होंने 4 घंटे के अंदर कंपनी रजिस्टर करके बैंक अकाउंट बना दिया, तो खुदा करे ऐसा हो इधर भी हो, क्योंकि हम लोग पूरी उम्मीद हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे जी। ऐसे ही है बिल्कुल जी। इस टाइम तो हर बंदा ये चाह रहा है कि जो भी आती है हुकूमत बस वो अवाम के लिए रिलीफ लेकर आए, क्योंकि हर बंदा जो है इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है, जितने लोगों के मसाइल हैं। और ये पहले तो आपके लिए जो है 2 वक्त की रोटी, अब तो कहते हैं 1 वक्त की रोटी भी खाना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो गया। मैं कल शाम को घर वापस जा रही थी तो मैं रास्ते में देखा एक बहुत ही अच्छी फैमिली की खातून थी और बच्चे भी अच्छी उसमें लग रहे थे, लेकिन वो रोड पर बैठे हुए थे। तो मुझे इतना दुख हुआ लिटरली कि मतलब ये हालात भी आने थे कि लोग जो हैं, आप कहते हैं ना कि कुछ सफेद पोश लोग जिनको कभी जिनके किसी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया होगा, और वो लोग आकर अगर रोड पे बच्चों को लेकर बैठ गए हैं तो पता नहीं क्या घर के हालात होंगे, क्या इश्यूज होंगे, क्या मसाइल है। अल्लाह अफरा तफरी का तो मैडम इस वक्त ये आलम है कि 5 मिनट में एक बाइक चोरी हो जाती है। मेरे अपने अजीज की 2 दिन पहले वो आया, उसने अपने घर के बाहर बाइक खड़ी की है, 5 मिनट में जो बाहर निकला बाइक ही नहीं थी, बाइक चोरी हो चुकी थी। तो अफरा तफरी इस वक्त कितनी हो चुकी है, बेरोजगारी क्यों नहीं है ना। फिर हमारे महकमे हम कहते हैं कि जी हमें वहां से तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो वहां से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा होता। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं। नाज़रीन, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 810 में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एक तो ये बात कर रहे हैं ना कि इस टाइम क्या क्या इश्यूज हैं ताजरों के, फिर हम बात करते हैं कि इस टाइम बिजली का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि एक तो हम सर्दियों में कहते हैं उसका इस्तेमाल कम हो जाता है, गर्मियों में जाहिर सी बात है आपके एयर कंडीशनर्स भी चल रहे होते हैं और भी डिफरेंट, वैसे ही उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अभी जो है आप इसके टैरिफ के हवाले से क्या बात बताइएगा कि ये जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं इस पर क्या असर पड़ेगा। ये जिस तरह की अभी आपने कुछ देर पहले एक बात की कि मैं एक रोड से गुजरी और एक खातून वेल फैमिली से लगने वाली रोड पर खड़ी थी। सबसे बड़ा जो महंगाई का जिन है वो बिजली की वजह से है। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि एक मुलाजिम पेशा आदमी की तनख्वाह जो है वो 25 से 30 हज़ार है। अब वो 30 हज़ार अगर उसका पर मंथ बिल आ जाए, कैसे मुमकिन है कि वो अपने बच्चों की फीस भी पे कर ले, अपना किचन भी चलाए, ऐसे ही है। वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को भी लेके चले, अपनी मोटरसाइकिल में फ्यूल भी डलवाए। तो सबसे बड़ा जो मसला आया है ये बिजली का टैरिफ बढ़ने की वजह से है। अब सर्दी है, गैस आपको पता है किसी घर में नहीं है। हाँ। अब गैस ना होने की वजह से लोग उसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं। वो क्या है, बिजली वाले हीटर चल रहे हैं, बिजली पे गीजर चल रहा है, बिजली पर आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें चल रही हैं। गैस तो ना होने के बराबर, कुछ तो इलाकों में गैस है ही नहीं, मतलब आती ही नहीं है। जी गैस है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने टाइम मुकर्रर कर दिया। जिस तरह का वासा जो है, हमें पानी का टाइम मुकर्रर था कि 3 टाइम पानी आता है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में यह हाल है कि गैस भी हमें टाइमिंग पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे ही है। अब एक टाइम पर जब आप प्रेशर पूरे पाकिस्तान में चलेगा तो जाहिर सी बात है जिसने पहले चला लिया है तो उसके पास गैस आ रहा है, और जिसने नहीं चलाया फिर उसको मशीन लगानी पड़ती है। और ये सुबह का नाश्ता बनाना कितना मुश्किल हो गया। सही बात है, सुबह सुबह उठना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, अच्छा जिन्होंने दफ्तर जाना है उनके लिए नाश्ते का टाइम होता है और तमाम लोग उसी टाइम में 7 बजे। अब तो लोगों को आदत बन गई, तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं कि उस टाइम थोड़ा गैस का प्रेशर ठीक होता है, तो चले आप नाश्ता जो है वो पहले बना लें। जी बिजली की आप जो बात कर रही है मैम, उससे हमें बहुत सारा फर्क पड़ा है। हमारी एक्सपोर्ट को बहुत फर्क पड़ गया। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है
वो लाइट महंगी होने की वजह से बंद हो चुकी है। हम लोग वही चीजें जो पाकिस्तान में बनाकर सेल करते थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही चीजें हम चाइना से इंपोर्ट कर कर सेल कर रहे हैं। पावर लूम इंडस्ट्री इस वक्त फुल बंद पड़ी है मुकम्मल। इंडस्ट्री कितनी हद तक तो हमारी बंद हो चुकी है? आप देखें कि हम सोलर की तरफ जाना चाह रहे हैं। सोलर के सैकड़ों कंटेनर इस टाइम कराची पोर्ट पर खड़े हैं और हमारी बदहाली ये है कि मैकेनिज्म ना होने की वजह से ड्यूटी फ्री है सोलर, उसको क्लियर नहीं किया जा रहा। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए फौरन देखें कि वो सैकड़ों की तादाद में जो कंटेनर खड़े हैं उनको फौरी रिलीफ करें, ताकि जो बर्डन आपका बिजली का गवर्नमेंट पर पड़ा हुआ है वो लोग सोलर की तरफ आ जाएं, लोगों को आसानी हो। लेकिन अभी सोलर वाला भी तो आप देखें, अगर कोई इस तरह का आप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो कितना एक्सपेंसिव है। जी, सोलर के रेट में काफी हद तक कमी आ गई है। उसकी रीजन ये है कि बाहर से इंपोर्ट ज्यादा हो गया और लोगों के पास खरीद परचेज की जो कुव्वत थी वो नहीं थी, तो उसकी वजह से रेट काफी नीचे आया हुआ है। लेकिन अब फिर गवर्नमेंट ने अभी तक सैकड़ों की तादाद में, जो मेरे इल्म में है, वो तकरीबन 60 से 70 कंटेनर जो कराची पोर्ट पर स्टक खड़े हुए हैं। तो वो ज्यादा की तादाद में 2-3 इंपोर्टर्स को मैं जानता हूं जो लाहौर और कराची में काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 60-70 कंटेनर हमारा अपना खड़ा हुआ है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, क्योंकि जाहिर है इस तरह के मसाइल हैं। मैं हमसाया मुल्क को देख रही, तो उन्होंने सोलर सिस्टम का तो अपना इतना अच्छा उन्होंने प्लांट लगाया, ओवरऑल उन्होंने अपनी तमाम चीजें जो है वो सोलर सिस्टम पे कर दी हैं। उनको काफी, अब देखें ना, उनकी हम आईटी में देखें, उनको हम बहुत सारी चीजों में देखें तो उनके सीईओ तो इंडियंस ही आ रहे होते हैं। आपने जो बात की, हम सुनकर भी परेशान हो जाते हैं कि जो मुल्क दूसरे मुल्कों से पहले तरक्की कर चुके थे, आप बात कर लें अगर पीआईए की, तो आप ये देखें कि रोज उसकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। उसकी रीजन फ्यूल नहीं है। फ्यूल क्यों नहीं है? पैसे नहीं है। अब पैसे किधर गए कोई पता नहीं। अब देखें, एमिरेट्स एयरलाइन को ट्रेन करने वाला पाकिस्तान का इदारा पीआईए था। आज पाकिस्तान के बदकिस्मती से चंद जहाज रह गए हैं। आप और उसको एमिरेट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम एयरलाइंस उनकी हैं। इसी तरह हम हर इदारे को अगर देखें तो इसकी खराबी की कहीं ना कहीं वजह हमारे इदारे हैं। बजाय कि हम उनको ठीक करें, हम उनको खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं और उनको बंद करने की तैयारी की हुई है। ऐसे ही है, या तो प्राइवेट कर दिया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारे अभी मुल्क के हवाले से तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, इसके साथ ही जो है हम ये भी जानेंगे गला मंडी के हवाले से इस टाइम फराज वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। अगर हम चीनी और चावलों के रेट्स की बात करें तो वहाँ पर क्या रेट्स हैं इस टाइम? मैडम, चावलों के रेट तो जब मार्केट में नया चावल आया था तो नया चावल का रेट था 7,500, 8500, 8000, इस हिसाब से चावल के रेट से। अब चावल भी ये देखें, नया चावल आया, भी रिसेंटली उसकी फसल आई है और चावल इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि 10,500 रुपये फी मन हो चुके हैं। सेला कायनात की बात करें तो सेला कायनात का रेट इस वक्त जो है वो मार्केट में 10,500 रुपये फी मन है, और इसके साथ साथ जो कच्ची कायनात है वो 9,800 रुपये उसका रेट हो चुका है, जबकि 7,500 रुपये का आया था इस वक्त मार्केट में। लेकिन एक माह में ही जो है वो रेट फिर अप हो गए हैं। ताजरों से भी बात की है तो वो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो स्मोक की रोकथाम के लिए, और जो इस वक्त स्मोक का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, इससे फसल को मज़ीद जो है वो नुकसान ना हो, तो इसलिए जो है वो प्रोडक्शन मज़ीद जो है वो कम कर दी गई है। क्योंकि जो आपके सामने ही है कि मौसम की उतार चढ़ाव जो है वो मौसम की तब्दीली जारी है, जिससे फसल को जब नुकसान होगा तो आगे जो है वो खरीदो फरोख्त भी मुतासिर होगी। तो डिमांड एंड सप्लाई बीच में जहाँ आ जाए तो वहाँ रेट्स अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। इसी वजह से चावल का रेट भी एक माह में 2,000 रुपये मन तेज़ हुआ है। चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत में कदरे कमी देखने में मिल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो उसकी अब ओपन हो चुकी है। चीनी जो है वो बनाई जा रही है फैक्ट्री में। इस वक्त जो चीनी के रेट की बात करें 12,200 रुपये 100 किलोग्राम का रेट है मैडम। 122 रुपये फी किलो है चीनी इस वक्त होलसेल मार्केट में, जबकि मार्केटों में इस वक्त आम बाज़ारों में ओपन मार्केट में 130, 135, 140 रुपये फी किलो भी जो है वो दी जा रही है। गला मंडी में मैडम रोज़ाना जो है वो चीनी के रेट अप एंड डाउन होते हैं। सुबह रेट और होते हैं, शाम को रेट और होते हैं। क्लोजिंग रेट को आगे फर्दर अगले दिन इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, फिर नए रेट आने का इंतज़ार किया जाता है। इस वक्त जो है वो 12,200 रुपये, 13,300 रुपये से ये रेट कम हुए हैं। फर्दर कम होते होते 12,800 रुपये तक जो है वो इनको ब्रेक लग गई थी। अब
2 रोज पहले जो है वो 600 रुपए की मजीद कमी हुई है। इस वक्त जो है वो 122 रुपए फी किलो जो है वो मार्केट में चीनी फरोख्त की जा रही है। जबकि मार्केटों में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस करें, कोई प्रॉपर जो है वो एक निज़ाम बनाया जाए। मुझे लगता है प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनी हुई हैं बस वो नाम की हैं, उसके ऊपर तो कभी ऐसा होता है कि जब उन्होंने राउंड लगाना हो तो उनको पता चल जाता है बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने आना है, तो उस टाइम तो वो फौरन उसके ऊपर कोई इस तरह का कर देते हैं कि हाँ जी तमाम चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के जो रेट्स दिए गए हैं उन्हीं पर चल रही हैं, और जैसे ही उन्होंने जाना है उसके बाद वही रेट्स वही तमाम चीज़ें। मैडम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी जो है वो भी जो है वो किसी भी दुकान पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, एक प्रोडक्ट जब पूछते हैं तो उनके जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं, वेरिएंट्स होते हैं। लाइक सपोज करें एक अंडा है, अंडे का साइज़ जो है वो बड़ा है और दूसरे अंडे का साइज़ छोटा है, तो उन्होंने चेक करना कि इस वक्त मार्केट में अंडा 24 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है, आप 30 रुपए का अंडा क्यों दे रहे हैं? तो वो जो 30 रुपए का जो वो अंडा बेच रहे थे उनका साइज भी जो है वो कदरे बेहतर था, बड़ा अंडा था, क्योंकि उन्होंने एक अपने पास एक दुकानदार चाहता है कि मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल हो ताकि मेरी दुकान पे जो भी कस्टमर आए वो खाली हाथ ना जाए, मैं अच्छी से अच्छी और बेहतर चीज़ें रखूं ताकि मेरी दुकान का नाम हो। तो हर बंदा अपनी तरफ से बेहतर की कोशिश करता है। तो पिछले दिनों भी एक हफ्ता पहले की बात है, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने जो है वो एक बेकरी वाले का चालान किया था जिसके पास जो है वो बड़ा अंडा था, अंडे का साइज बड़ा था, जबकि कहा यह गया था मार्केट में अंडा जो है वो 24 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है, तो आप 30 रुपए का क्यों दे रहे हैं? तो उस बेचारे को जाली अंडे भी तो रखे जा रहे हैं। जाली अंडों की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन जो एक प्रोडक्ट होती है उसके वेरिएंट्स होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, तो हर दुकानदार चाहता है मैं अच्छी और बेहतर चीज़ जो है वो सेल करूं, मेरी सेल अच्छी हो, मैं अच्छी इनकम जनरेट करूं, तो उस गरीब को 5000 रुपये का जो है वो चालान कर दिया गया है। अच्छा, इसके हवाले से भी बताइए कैसे वहाँ पर सफाई के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या क्या इश्यूज देख रहे हैं गला मंडी के हवाले से? गला मंडी में मैडम सफाई का कोई भी इंतजामात नहीं है, रोडों की जो है वो इंतहाई नाकिस सूरत हाल है, गर्दो गुबार आलूदगी वहाँ पर इतनी है कि वहाँ के जो ताजिर हैं वो सांस के मर्ज में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। हर बंदे को रेशे का मसला है, जो भी गला मंडी में काम करता है उसको रेशा है और जो है वो मास्क उसने लगाया होता है। दूसरी ये तो हम स्मोक कर जो है वो रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। गला मंडी में तो 12 महीने मैं समझता हूँ कि आलूदगी और स्मोक रहती है, क्योंकि वहाँ पर धूल इतनी है, मट्टी इतनी है, हैवी से हैवी ट्रैफिक जो है वो गला मंडी में आती है, और गला मंडी में जो है वो माल की लोडिंग अनलोडिंग होती है। तो जो सफाई के हवाले से सफाई की इंतहाई नाकिस इंतजाम हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि मैं रेलिवेंट हूँ गला मंडी से, मैं ग्राउंड को बेहतर जानता हूँ। गला मंडी में इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा इशू है, जो कि मार्केट कमेटी की मिली भगत के साथ इंक्रोचमेंट बढ़ाई हुई है। सही। आप अगर सफाई की बात करें तो वो ना होने के बराबर है। एक अगर पाइपलाइन बंद हुई है तो हम इंतज़ार करते हैं कि ये ब्रेक कब होगी ताकि इसको नया बनाया जाए, बजाय कि हम उसी को ठीक करें, उसकी सफाई करें प्रॉपर टाइम पर। ऐसा कोई हाल नहीं है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो उधर तमाम किस्म की ट्रैफिक बड़ी छोटी आती है, और अगर रोड बंद हो जाए तो वो आधा आधा घंटा रोड ही नहीं खुलता। उसकी रीज़न ये है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और इंक्रोचमेंट बढ़ने की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है, और ट्रैफिक जैम होने की ही वजह से बहुत सारी चीज़ों में हमें मुश्किलात का सामना है। अच्छा, जाहिर सी मतलब फिर उसके साथ साथ आपके रोड्स की जो सूरत हाल है तो हमारे टूट फूट का शिकार हैं, उन पे भी कोई खास जो है वो फर्क नहीं पड़ता? देखिए, फर्क तो बहुत सारा, सेवरेज के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कुछ और इश्यूज आ जाते हैं। आप बिलीव करें कि अगर हम हर इशू पे बात करना शुरू करें तो ये घंटा कम पड़ जाएगा। मुल्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। हाँ। और मसाइल को हम बजाय के सारे मसाइल को एकदम हल करें, हमें चाहिए कि पहले एक मसला हम अपना हल करें, फिर हम दूसरे की तरफ आएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने तमाम मसले छेड़े हुए हैं, और जब फंड की बात करें तो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। वो तो सवालिया निशान है। मैं हमेशा बात कहती हूं, आज तक मुल्तान का कोई रोड बड़ा नहीं किया गया, वही रोड है जो पाकिस्तान बनने से पहले थे। आप पूरे लाहौर में चले जाएं, आप इस्लामाबाद में जाएं, आप कराची में जाएं, आपको बहुत सारी जगह पे चेंजिंग नजर आएगी। सिवाय मुल्तान के तमाम रोड्स खुले कर दिए गए हैं। आप चौक कचहरी की बात करें, अगर
तो आप देखेंगे कि ब्रिज के नीचे पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई हाँ, है। बजाय कि उनको पार्किंग अलॉट की जाए, जो रोड पर लोग अपनी बाइक्स गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर, उनको एक पार्किंग दे दी जाए कि जी आप अपनी गाड़ियां इधर पार्क कर लें। इसी तरह रोड्स की अगर हम बात करते हैं, रोड्स ऑटोमेटिकली खराब होने ही है अगर हम उनको पैच वर्क नहीं करेंगे उस जगह पर जहां पर पता लगा। और डीसी साहब अगर गुजरते हैं उस रोड से, उनको झटका महसूस होता है तो उनको ख्याल आ जाता है कि जी इस रोड को फौरी रिपेयर करें। हाँ। अगर डीसी साहब ने गुजरना है या किसी कमिश्नर ने गुजरना है या कभी अच्छा वो भी कभी नजर पड़ जाए तो फिर जी, अगर कोई सीएम का दौरा उस रोड पर हो, अगर किसी प्रोटोकॉल में अगर किसी ने आना है तो बस फिर उस टाइम चीजें हमारी जो है वो फटाफट जो है वो, अच्छा एक ही रात में चीजें ठीक हो जाती है। मैं तो ये भी हैरान होती हूँ। इसमें मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम ये भी बात करेंगे कि आपके पास जो ताजरों के पास स्पेशली जो है वो बच्चे काम कर रहे होते हैं, अभी लाइसेंस का एक बड़ा इशू चल रहा है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि कम उम्र बच्चे जो हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से उनके ऊपर जो है यूँ समझ लें FIR भी काटी जा रही हैं, उनको बंद भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं, साथ साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि आपके पास भी बच्चे जो है वो काम कर रहे होते हैं, कुछ बाइक्स पे आ रहे होते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये मसाइल काफ़ी दिनों से दरपेश है। आप ये देखें कि एक बच्चा अगर 18 साल का है, उसका ID कार्ड बना हुआ है और वो अपनी शॉप से अपने घर तक गया खाना खाने के लिए, या वो बाहर से किसी चीज़ का शॉपर लेने गया, कोई भी चीज़ बाइक पे लेने रोड पर गया है, उसको पकड़कर थाने ले जाकर FIR दे दी जाती है और उसको उन्हीं चोर डाकू कातलों के साथ हवालात में बंद कर दिया जाता है। आप सुबह स्कूल गोइंग बच्चे देख लें कि हर चौक पर नाका लगा हुआ है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको पकड़ के उन्हीं जराइम पेशा अफराद के साथ बंद कर दिया जाता है। हाँ। और उनको बता दिया जाता है कि बेटा आप भी इन्हीं कैटेगरी के अंदर हैं, बजाय कि हम उनकी बाइक डिटेन कर दें और उनको वार्न करके छोड़ दिया जाए, हम उन पर FIR दे रहे हैं, इस तरह का जुर्माना कर दिया जाए जिससे थोड़ा सा बच्चों में एक डर और खौफ भी आ जाता है। लेकिन शायद हम लोग ये समझते हैं कि हम उनको गिरफ्तार कर कर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि ये बदनामगी का बायस बन रहा है। छोटे बच्चे की अगर आप बात करें, 16-17 साल के बच्चे पर जब FIR हो जाएगी, उसने लामहाल किसी जगह अपनी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी करना है, उसने प्राइवेट कंपनी में भी अप्लाई करना है, उसने बाहर उम्रे पे जाना है, बाहर किसी कंट्री में स्टडी के लिए जाना है। जब अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाएगा तो उस पर पहले आएगा कि आप पे FIR थी। जब FIR होने की वजह से कोई मुल्क आजकल उसको वीजा ही नहीं देगा, कोई कंपनी उसको अपने पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देगी, तो हम लोगों का मुस्तकबिल भी खराब कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये इशू तो हम देखते हैं कि बहुत पहले से ही है, अभी एकदम से तो तमाम चीजें ठीक होने वाली नहीं है। अच्छा, फिर ये वाकई हमने इस पे कल भी बात की थी कि ये जो हम कहते हैं जी कम उम्र बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ जिस तरह आबादी है और फिर जिस तरह के हमारे मसाइल हैं, उसमें ये होता है कि समटाइम किसी के पेरेंट्स हयात हैं, किसी के नहीं हैं, किसी की क्या मजबूरी है, किसी का कोई मसला है, तो उसमें ये होता है कि आपका घर का जो बच्चा है, चाहे वो 16-17 साल का है, तो वो ये होता है कि आपका घर का एक फर्द जो है वो आपको हेल्प करने में आपको मदद देता है कि अच्छा छोटे से काम है, कुछ आप नहीं जा सकते या पेरेंट्स बीमार हैं, तो उसमें बच्चा जाके अपने घर की ज़रूरियात को पूरा कर लेता है, बहन भाइयों को छोड़ आता है, रिसीव कर लेता है, तो मतलब एक हेल्प ही हो रही होती है। अभी वाकई इस पे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे बच्चों को बंद किया जा रहा है और हमारे बच्चों का एक फ्यूचर जो है वो इस टाइम स्टेक पे है कि बच्चे आगे जो है वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज जो बच्चे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पहले ही ऑलरेडी हमारे बड़े मसाइल हैं, फिर इस तरह के प्रेशर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर रही हैं। पूरे मुल्क में एक पैनिक फैला हुआ है। हाँ, पैनिक है ना इस टाइम। आप देखें कि मेरे एक अजीज हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अल्लाह को प्यारे हो गए 2 साल पहले। उनका बच्चा अपनी बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा है, उसकी एज 19 साल थी, उसको पकड़कर थाने ले आए, ला के बंद कर दिया गया। 3 घंटे के बाद इतला मिली कि वो बच्चा और उसकी बहन दोनों थाने में, बच्चे को हवालात में बंद कर दिया गया क्योंकि बच्ची के पास मोबाइल नहीं था, ना वो अपने घर किसी को बता सकती थी, वो भाई के इंतजार में गेट पर ही बैठी रही और किसी महकमे के आदमी को ये नहीं तवक्को हुई कि उसकी एक कॉल करवा दी जाए और उसको बता दिया जाए कि भाई आप बेटा आपको छोड़ेगा कौन, उसका वालिद तो है ही नहीं, इकलौता भाई था, वो हवालात में और एक ही बहन है और वो बाहर खड़ी हवालात के इस इंतजार में कि
कब कोई वसीला बनकर आए और मेरे भाई को छुड़वा दे। जब मेरे इल्म में बात आई, मैं गया तो एसएचओ साहब ने कहा जी मैं तो मजबूर हूं, एफआईआर हो चुकी है। अब एफआईआर हो गई है तो भाई अब इसका हल क्या है जी, आप कोर्ट जाएं, कोर्ट का टाइम खत्म हो गया। जब कोर्ट का टाइम खत्म हो गया तो उसको पेश अगले दिन करना है। उस बच्ची की वालदा को साथ लिया, उस बच्ची को घर छुड़वाया और आप बिलीव करें कि पूरी रात उनके घर में एक मातम का समा था। जाहिर सी बात है एक माँ का इकलौता बच्चा हो, वालिद उस बच्चे का फौत हुआ हो और वो बच्चा पूरी रात हवालात में उन्हीं चोरों के साथ बंद हो जिनके बारे में हम बच्चों को रात को सुलाते हुए डरा देते थे कि बेटा सो जाओ चोर आ जाएगा, और रात को आप उसी हवालात में उस चोरों के साथ उस बच्चे को बंद कर दें। क्या ख्याल है कि क्या वो बच्चा उन चोरों की तरह रिएक्ट नहीं करेगा जब उसको हथकड़ी लगा कर? वही ना, वो आप जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो बच्चा जो है वो फिर वो उसी चीज को फॉलो करेगा, या फिर उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने बढ़ जाएंगे कि उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा। मैडम आप देखें कि अगर हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की, एक बड़े आदमी की, तो उसको बगैर हथकड़ी की अदालत में पेश किया जाता है। और एक अगर स्टूडेंट की बात करें तो आप देख लें कचहरी रोज भरी हुई है, उनको छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हथकड़ियां लगाकर पेश किया जा रहा है, उनको ट्रीट इस तरह किया जा रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा कुछ जुर्म कर दिया है। ठीक है, कम उम्री है, वसाइल की कमी है, खुदारा निगरान वजीर आजम साहब और वजीर आला को चाहिए कि कोई एक ऐसा कानून बना दें जिस पर उन बच्चों को गिरफ्तार ना किया जाए, उनकी बाइक्स डिटेन कर दें, अगर कोई गाड़ी है वो डिटेन कर दें, उनको फाइन कर दें, बजाय कि हम बच्चों को इस कदर पकड़ कर खौफजदा कर दें कि वो घरों से ना निकलने बिल्कुल ऐसे पर आ जाए। अभी कल हम एक बात कर रहे थे कि जूनियर जो लाइसेंस है वो ओवरऑल हम देखते हैं पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और बच्चों को दिया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। लाइसेंस अगर इस एज में जूनियर लाइसेंस भी मिलना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि इश्यूज हैं ऐसे हैं कि जिन पर बात की जाए तो बात बढ़ती जाएगी। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इन मसाइल पर बात की। आपका भी बहुत शुक्रिया फराज, आप हमारे साथ रहे। उसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी आज अदनान नईम हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी दिलावर हुसैन। दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम दिलावर से उनकी शायरी भी सुनेंगे और साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम स्पोर्ट्स पे जो है वो कितना काम हो रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे जी, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो जिसपे हमारे तमाम पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनको तो था कि हमारा पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप लेकर आएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जीत और हार जो है वो चलती ही रहती है खेल में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको उसका एक रोड प्लान करना पड़ता है। तो शायद हम लोग उसमें ठीक नहीं रहे, इस वजह से हम लोग एक अच्छी टीम नहीं गई वहाँ, और वो हमारे जो टीम थी वो क्लिक नहीं कर सकी। आप मतलब बहुत सारे फ्लॉस थे टीम को लेकर और सिलेक्शन में, या एक तो हमारा इदारा काफ़ी पॉलिटिसाइज है, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हुई, और टीम जो है वो एक जेल भी नहीं हो सकी जो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जैसे खेलती है ना। लेकिन छोटी सी टीम से हार गई हमारी टीम। तो ये सारे अवामिल जो हैं ये आपके सामने ही हैं, इसी से ही जो है टीम का मोराल डाउन होता है और आगे बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, इस बार तो हम ये कहते हैं कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर आई, हालांकि इंडिया के साथ वो पहले भी खेल चुकी है और इंडिया से जीती भी है। अच्छा, अफगानिस्तान से कितने मैचेस जो हैं वो जीती है, और इस बार तो अच्छा अफगानिस्तान से जब हारे तो उसका रिएक्शन ही इतना अजीब सा था। फिर उसके बाद हमारे ये है कि वहाँ पर हमारे जितने भी पाकिस्तानी थे या वहाँ के भी जो मुसलमान थे उनको भी उस ग्राउंड में नहीं एंटर होने दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं वो पाकिस्तान को न सपोर्ट करें। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। गेम जो है आपको परफॉर्म करना होता है पिच के ऊपर, ग्राउंड में। उसमें शायकीन हो ना हो,
आप देखें ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज्यादा प्रेशराइज थे, 130,000 लोग बैठे हुए थे फाइनल में, यानी कि 1,30,000 लोग कमोबेश, तो कम से उसमें से 2,000 भी ऑस्ट्रेलियन नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत के दिखाया आपको, ये मैं इस चीज को नहीं मानता। इस बार जितने पूरी दुनिया ने इसके ऊपर बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने जितना जो है प्लानिंग की गेम्स को देखते हुए, मतलब इतना टाइम वो खेलते आए। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने अपना लास्ट इंडिया के साथ मैच खेला तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ खेला। वो लोग अंडरडॉग रहे, वो भी कंबाइन नहीं हो पा रही थी टीम उनकी, एक क्लिक नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने चीजों को फिर सम अप करके जल्दी से अपनी टीम को सेट किया। उन्होंने ओपनिंग बदली अपनी, हेड को ले, ट्रेविस हेड को। तो हम लोग एक जो है वो किताब पे लिखी हुई चीज के पीछे पड़े रहते हैं, और हमारी एक ईगो है कि जी ये 11 खेलेंगे, और हम लोग ईगोइस्टिक हैं बहुत ज्यादा, मेहनत नहीं करते, लेकिन हमारी अनाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो हमें एक टीम को, अब देखें ये कितनी बुरी बात है, मेरे लिए तो बुरी बात है कि हम अफगानिस्तान से हार गए, जिनको क्रिकेट ही हमने सिखाई है। उनमें से अक्सर प्लेयर्स हैं जो हमारे रेफ्यूजी कैंप्स में ही खेले हैं। तो उनसे हारना, देखें ये तो गलत बात है ना। ये चले हार भी गए, लेकिन अच्छा उनकी तरफ से इतना रिएक्शन आया कि उन्होंने पता नहीं कोई दुनिया फतह कर, नहीं उन्होंने टेस्ट टीम को हराया। देखें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को हरा दिया ना, बस हमने, अब हम जीते या वर्ल्ड कप जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें उन्होंने एक टेस्ट टीम को हराया, उनके लिए खुश होना बनता है। और हम उनसे पहले भी बहुत नैरोली जो है बहुत मैचेस हुए हैं हमारे, हम उनसे पता नहीं क्यों फंस जाते हैं। एक तो हमारा माइंडसेट जो है अग्रेसिव नहीं है, हमारे लड़के बहादुरी से नहीं खेलते, ना ही कोचेस वगैरह उनको बहादुरी, हम लोग दबे रहते हैं, कुछ समझ से बाहर है। भाई आप खेलें, खेल के हारें, ये देखें दबे रहेंगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा ना, तो उसके बाद हार जाएगा इंसान। जो टीम जीतने के लिए ही नहीं ग्राउंड में उतरती, वो कैसे आगे मैच जीतेगी? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको साइकोलॉजिकली इन लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। सिर्फ ये हमारे 11 लड़के अंदर उतार देने या 16 लड़के सिलेक्ट हो गए, उनका माइंडसेट भी करना पड़ेगा, उनको पता हो कि वो क्या चीज है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी जो जैसे खुशी मनाई है ना, तो पाकिस्तानी जितने खुश हुए हैं ना कैसे, क्या मतलब? हाँ, उन्होंने सेलिब्रेशन इस तरह से की ना, देखें उन्होंने साबित किया अपने स्टाइल से, आधे दर्जन से ज्यादा दफा वर्ल्ड कप जीत गए वो, और हम तो सिर्फ 92 का ही जीते थे। एक हमारे लिए वही इतना एजाज की बात है, उसके बाद आज तक हम नहीं जीते। ऐसे इंडिया भी इवन 2 जीत गई है, जिसको हमारा तो कंपटीटर ही, हम तो कहते हैं जी इंडिया है, लेकिन अब इंडिया के साथ साथ हमारा तो अफगानिस्तान से जीतना मुश्किल हो जाता है। तो हालांकि हम लोग, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी टीम में, यानी कि पीसीबी कोई ना कर रहा हो। खेलते आए हैं हम, देखिए ना कि आप उसमें दुनिया की उसमें बेस्ट तरीन आपकी उसमें आ गया है कि ये टीम है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है कि फिर एकदम से आप, जब आप वर्ल्ड कप की बारी आई है तो आप, और फिर हमारी टीम में देखें बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जब भी करता है तो हर प्लेयर की कोई ना कोई उसके साथ इश्यूज होते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग फौरन एक बंदे को उसके पीछे पड़ जाते हैं। आप पहले वो लेवल तो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, हम हमारे यहाँ ये भी तामीरी जो है आप करें, लेकिन इस तरह बिला वजह क्रिटिसाइज, तो वो बंदा, उसकी फैमिली है, उसका भी एक वो दिमागी तौर पे फिर बंदा नीचे आ जाता है। अभी हम देखते हैं कितने ये हम लोग यही इसी प्रेशर में जो है हमारे साइकोलॉजिकल, जब हम देखते हैं तो लोग जो है वो ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल। हमें आइडिया नहीं होता कि एक बंदा जो है वो किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहा है, ये क्या उसकी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, अच्छा क्या आपके जो है हालात हो सकते हैं, पीछे आपकी फैमिली किस तरह सफ़र कर रही है, तो ये तमाम चीज़ें। अब इंडिया देखें ना, मैं इंडिया ने ना हमारी टीम कि जो है ना दिमाग से खेले, और वो कामयाब रहे। उन्होंने वीजा इनको लेट दिए, और ये इसी चक्कर में रहे कि पता नहीं टीम जाएगी नहीं जाएगी, एक प्रेशर रहा ना। इंडिया जा रहे हैं, पता नहीं वहां कोई जंग हो जाएगी, ये पता नहीं क्या सवार कर लेते हैं हम लोग। भाई इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, हमारा एक उससे मसाइल चलते हैं, हर मुल्क के होते हैं, हमसाये ममालिक के चलते हैं मसाइल, लेकिन आप अपना मोराल तो हाई रखें, अपना मेंटली तौर पर मजबूत रहें। वीजे आ ही जाने थे, हमारे बगैर वर्ल्ड कप तो नहीं होता ना। पाकिस्तान जिस वर्ल्ड कप में नहीं होगा, अल्लाह ना करे भी ना हो कभी, या किसी भी हमें पॉलिसी के थ्रू हमें उसको बैक ऑफ हमें करना पड़े, वो बगैर उसके वर्ल्ड कप नहीं होगा। पाकिस्तान जो क्रिकेट का हिस्सा ऐसा बन चुका है, अगर आप उसको बेस्ट 10 टीम से निकालेंगे तो वो क्रिकेट की वो शक्ल ही नहीं बचेगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बुनियादी रुकन है आईसीसी का। तो ये चीजें दिमाग में बिठाना, उन्होंने हमारे माइंड से बहुत अच्छे तरीके से खेला, प्रेशराइज रखा लड़कों को। वो भाई पता नहीं किसका वीजा लगेगा, किसका नहीं लगेगा, ये जा रहा है, वो नहीं जा रहा, यूं करके कमेंटेटर नहीं जा रहे, तो आ गया ना जिसकी वजह से वो हम लोग वो खेला ना हमारे माइंड से, हम खेल लिए, तो आधे से ज्यादा टीम तो आधे मैचेस में इसी प्रेशर में रही।
और जब निकलते निकलते सुपर फॉर में अभी जो गलतियां हुई हैं मेरे ख्याल में उससे सीखने की जरूरत है, अभी समझने की हम यही 72 साल 75 साल से यही कहते आए हैं पर सीखे नहीं है। पता नहीं कोई समझ से बाहर है कि भी कोई ऐसा सही है। हाँ जी। अच्छा, दिलावर से भी जानते हैं। दिलावर, आपने शायरी की तरफ जो है वो कैसे आए, कैसे आगाज किया? जी हमारा जो निसाब होता है नहम से लेके 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, वहाँ पे उर्दू लाजमी है और उसमें फिर गज़लियात भी होती हैं, नज़में भी होती हैं। तो जब 9th क्लास में था तो वहाँ से पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, पहले तो शायरी को। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते जब ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था तब मैंने लिखना शुरू किया 2018 या 19 में। तो फिर असातिज़ा होते हैं जिनसे सीखा जाता है, कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के आप इंस्पायर होते हैं, आपका दिल चाहता है कि आप लिखें और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। तो जैसे भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ तनकीद तो होती है, हमारे अदब में भी तनकीद जो है वो बड़ी जी वाइड किस्म की उसकी कह लें। अच्छा, उसमें होता क्या है, तनकीद बराए तामीर अदब के नाम से एक हम इस्तेमाल करते हैं। ये तनकीद होनी चाहिए जिसके बाद तामीर होनी चाहिए अदब की। तो इसी तरह फिर सीखते सीखते असातिज़ा से अब यहाँ तक पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी काबिश में लगे हुए हैं। सही है। तो अच्छा, फिर किस तरह की शायरी जो है वो करना पसंद थी शुरू से? एक तो होता है ना कि थोड़ा सा आप रोमांस में चले जाते हैं, गज़ल लिखते हैं, या कोई आप इस तरह के शेर पढ़ते हैं, किस तरह? आगाज़ जब होता है तो समटाइम वो ऐसा ही होता है कि नाकाम आशिक जो होता है वो शायरी की तरफ अच्छा, मोस्टली सबका यही जवाब है, जितने शुरा से बात करती हूँ यही कहते हैं जो है वो नाकाम आशिक, या फिर आपका जो है दिल टूटा हुआ हो, या फिर आप बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो। नहीं, मैं एक्चुअली नाकाम आशिकी इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं ज़्यादातर लिखता हूँ माशरे पे, जैसे मुआशी मसाइल हैं हमारे, माशरती मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, तो उसके हवाले से मेरा लिखना ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि ये भी मेरा इश्क है एक ना, कि जहाँ पर बेबसी देखी, जहाँ पर मजबूरी देखी, जहाँ पर जुल्म देखा, वहाँ पर लिखना बनता है। और हाँ, रुमानवियत तो शायरी में थोड़ी थोड़ी होनी ही चाहिए क्योंकि वो भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो लिहाजा जो भी ज़िंदगी के कह लें पहलू हैं वो सारे ही कहीं ना कहीं शायर जो देखता है, जो बीतती है, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो अपने लफ्जों में बयान करता है उसको, ऐसे ही है। तो पहला जो शेर लिखा था या पहली कोई गजल लिखी थी वो क्या थी? पहली ऐसा था कि मैं कॉलेज से याद है ना? जी बिल्कुल, कॉलेज से वापस आ रहा था तो रास्ते में ना एक ऐसे ही कोई गज़ल जैसे जहन में आ रही होती, गुनगुना रहा होता है, उसी सुर को पढ़ते पढ़ते मैंने लिखा कि बादल को जुल्फ़ें चांद को चेहरा समझ लिया, एक बेवफा को आपने मेरा समझ लिया। तो घर से कॉलेज का सफ़र था कोई 41 मिनट का, तो उस 40 मिनट में गज़ल हुई कि जल्दी में अपना आप तेरे नाम कर दिया, हमने तो अपने आप को तेरा समझ लिया, मतलब परस्त शख्स तो निकला है बेवफा, हमने तो तेरे प्यार को सेहरा समझ लिया, है सादगी ये तेरी दिलावर इसीलिए, तूने शबे सियाह को सवेरा समझ लिया। वाह, क्या बात है। इस तरह चलते इस तरह की शायरी। आज तो अभी कितना काम कर रहे हो शायरी के हवाले से? कोई बुक वगैरह भी अपनी लॉन्च कर रहे हो? या बुक को लाना बहुत आसान होता है और बहुत मुश्किल भी होता है। अगर आपने वैसे बुक लेके आनी हो तो वो तो 2-4 दिन, हफ्ता, 6 महीने के अंदर ऐसे आप लिख के लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर एक मयारी और बाकी रहने वाली किताब आप लाना चाह रहे हैं, मजमुआ लाना चाह रहे हैं, उसके लिए शायर जो है उसको ना एक कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। जैसा कि उसको कोई दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कलाम लिखना पड़ते हैं अच्छे से अच्छा, फिर उसमें से सिलेक्शन निकालनी पड़ती है, कोई 25, 30, 40, 50 कलाम जो बेहतर से बेहतर हो, जो बाकी रह सकते हों। इसकी मिसाल मैं अक्सर यूँ देता हूँ कि गालिब ने अपनी शायरी का 7 गुना नहर में, दरिया में बहा दिया था, सिर्फ इस बात पे कि ये वो कलाम है जो गालिब के नाम से मंसूब होने वाला नहीं। तो इसी चीज़ को लेते हुए जो अब जितना भी गालिब का कलाम बाकी है वो तकरीबन आपको कोई शेर याद होगा, कोई भाई को, किसी को, यानी हर इंसान को गालिब का कोई ना कोई शेर याद होगा, क्यों? वो बाकी रहने वाला था। तो इसलिए अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा किताब के लिए। आपको भी वैसे शायरी से है लगाओ? शायरी एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैं नहीं कहूँगा कि नाकाम आशिक वगैरह शायरी करते हैं। आप ये देखें, नया इश्क शुरू करने के लिए आप फिर शायरी का सहारा लेते हैं, तो ये अच्छा, वो नाकामी कहते नहीं हैं ना, होती। आपको हिम्मत भी, अगर आपने किसी को मोटिवेशन भी देनी है
तो आप हम अक्सर देखते हैं ना जब मुकाबले होते हैं तकरीर के, तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपका शेर ही पढ़ा जाता है। अच्छा, आपने अगर किसी को कोई बात समझा दी हो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शायरी का सहारा लेते हैं, अपनी बात, अपनी फीलिंग्स और अपनी वो कहते हैं ना आसान लफ्जों में भी सम टाइम जो है वो इस तरह की शायरी की जाती है कि लोगों तक आपका मैसेज, लैंग्वेज है ना जी, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें आप चंद फिक्रों में ही अपनी बात को उसको आप पूजे में एक समेट लेते हैं, वो आगे समझने वाला भी तो हो ना। हाँ। तो हाँ, शायरी भी तो हर किसी की समझ में नहीं ना आती। और शायर लोगों को मैं समझता हूँ बड़े ये इस दुनिया के लिए अनफिट होते हैं लोग, ये बहुत नाजुक मिजाज लोग होते हैं, तो ये दुनिया से ही फिर जो है ना एक तरह का एक स्टाइल से किनारा कर लेते हैं, तो ये फिर अपनी उस चीज़ को अपने शेरों में, क्योंकि दुनियादारी एक और चीज है और शेरो शायरी एक और चीज है। ऐसा है अभी वैसे किनारा कशी तो ऐसे नहीं करते, बड़े कम लोग करते हैं। वो एक अपना उनका एक स्ट्रेट वो अपना एक उनका ना वो दुनिया के उतार चढ़ाव से डरते हैं, उनका जो नजरिया होता है, जो उनका लेंस होता है जिससे वो दुनिया को देख रहे होते हैं, वो डिफरेंट होता है उनका। हाँ, अलबत्ता वो मुशाहिदे की तरफ चले जाते हैं, हसास होते हैं ना हर चीज को। हम लोग सम टाइम तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, वो फील कर रहे होते हैं। हाँ, वो फील कर रहे होते हैं। उनके कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में, नहीं तो टैसिट नॉलेज में तो एटलीस्ट वो चीज मौजूद रहती है कि जिसको रिकॉल करके वो वापस से ना अपनी शायरी में कहीं ना कहीं ले आते हैं, और फिर वो सोच रहे होते हैं ये मैंने कैसे लिख दिया, तो फिर याद आता है ये फलां एक वाकया हुआ था इस तरह, तो वो मतलब दिल में ना घर कर जाती हैं कुछ चीजें रह जाती हैं। अच्छा ना, ये बताएं अभी स्पोर्ट्स के हवाले से बात भी करेंगे कि कितना काम हो रहा है, क्या क्या चीजें चल रही हैं। हमारा इस वक्त हमारे जो डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर आसिफ तुफैल साहब, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारा जब ये बायलॉज वगैरह हमारा बोर्ड जब बना था 80s में, तो उसकी जो है मेजर शिकों में से एक शिक थी कि जो भी तहसील होगी या डिस्ट्रिक्ट होगी, तो वहाँ में जो क्लब्स हैं ना वो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्टर होंगे। ठीक है, ना कि वो एसोसिएशंस के थ्रू रजिस्टर्स हों। एसोसिएशन एक अलग स्ट्रक्चर है, गो के हमें वहाँ से बच्चे मिलते हैं, लेकिन हमारा जो बोर्ड है या हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जैसे है, तो हमारी जो फंडिंग होती है ना, तो वो उन तक रसाई आसान हो जाती है, क्योंकि जब वो हमारे पास रजिस्टर होंगे तो जैसे उनको कोई भी उन्होंने इवेंट करवाना है, कैंप्स लगवाने हैं, तो उनको जो फंडिंग है ना वो हम लोगों को आसान हो जाएगी करनी, क्योंकि उनका ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड होगा, सिक्योरिटी हमने की होगी, तो वो हमें पता होगा कि ये लोग तहसील सतह पे काम कर रहे हैं। हाँ। और जिस भी खेल से मुंसलिक हैं उनके क्लब्स होंगे अलग, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, पाइपलाइन में आ जाएंगी चीज़ें। हमें जैसे कोई इवेंट जैसे करवाना होगा किसी भी मुतलका गेम का, तो हमारे पास उसका पूरा रजिस्टर रिकॉर्ड होगा। हमने वो बच्चे ग्रास रूट लेवल से लेके फिर उनको एजाजिया जैसे होता है मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे फ्री तालीम होती है या मंथली बेसिस पे जो भी होगा, उसकी पॉलिसी बन रही है और ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। वो कि ये लेट हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल साहब की सरबराही में ये पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और इवन हम मुल्तान में भी 100 के करीब क्लब्स रजिस्टर हो चुके हैं हमारी चारों तहसील्स में। सही। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इसका ये हम जो सारा इनपुट कर रहे हैं, तकरीबन 1.5 माह से रजिस्ट्रेशन हमारे सारे ऑफिसरान तहसील लेवल पे कर रहे हैं, इसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। हमारे पास एक पैरेलल जो है स्पोर्ट्स की एक नर्सरी आ जाएगी। सही है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म तक काम आएगी। और हमें ठीक है, एसोसिएशंस हैं, हम उनको नहीं कहते कि वो काम नहीं कर रही हैं, वो भी काम कर रही हैं। तो हमारा अपना एक स्ट्रक्चर, एक पैरेलल स्ट्रक्चर जो हमें शुरू में बना लेना चाहिए था, वो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है इंशाल्लाह। और इसके बाद हम हर स्पोर्ट्स को अपग्रेड करेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी हमने बहुत काम किया। हमारे डिपार्टमेंट ने 4-5 साल से 550 से ज़्यादा पंजाब में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, हमारे उसके जो है इनाग्रेशंस वगैरह हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये स्पोर्ट्स में हो रहा है। उसके अलावा हमारे इवेंट्स तो चलते ही रहते हैं, उसमें ट्रेडिशनली जो इवेंट्स ऐड होते रहते हैं, वो हमारे जो कौमी दिन हैं जितने, वो मनाने के इवेंट्स भी होते हैं। उसके अलावा हमारा अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा है पिछले 6 माह से। तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। गो के ये नज़र नहीं आ रहा होता, वो इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा होता, लोग
एक तो स्पोर्ट्स के चैनल्स कम हैं, दूसरा ये है कि हम लोगों को कवरेज तो मिलती है, लेकिन अब जो हमारा जो मीडिया है वो प्रिंट मीडिया से एक तरह का जो है वो इस मल्टी मीडिया जो हमारा अब आ गया, सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें चला गया है। सही। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेसिफिकली वो उन्हीं लोगों को पता लग रही होती हैं जो अटैच होते हैं। सही। पहले अखबारात आते थे तो वो हर जहन का इंसान वो अखबार पढ़ा करता था, उसको पता होता था कि किस डिपार्टमेंट में या क्या हो रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा इस चीज़ में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने हमारे डिपार्टमेंट जो है वो फोकल पर्सन्स बना रहे हैं जो कि हमारा डिपार्टमेंट के जितने भी काम होते हैं उनको वास्टली उसको बताए ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे जानूंगी दिलावर, आपकी स्टडीज भी आप साथ साथ कंप्लीट हैं या चल रही हैं? जारी हैं। एमफिल कॉमर्स कर रहा हूँ मैं बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, नौजवानों में किस तरह शायरी का देखते हैं कि दिलचस्पी कितनी नजर आती है? आप तो माशाल्लाह चलें शायरी की तरफ आए, घर में किस तरह, घर में भी अदब जो है वो शायरी? घर में जो घर फैमिली है वो दीनी घराना है। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि अदब बहुत ज्यादा होता है। जैसे घर में दाखिल होना है तो ये कह के दाखिल होना है कि या अल्लाह, मतलब एक सदा बनाई हुई है कि पर्दा अगर किसी ने करना हो तो वो कर सकता है। जैसे घर में अगर खातून को बुलाना है तो कहेंगे खानम बात सुने, जैसे पर्शियन एक वर्ड्स होते हैं कुछ। तो इस तरह की चीज़ें, या आगा जान या इस तरह वाले जो मामलात होते हैं कुछ वहाँ से। फिर उसके बाद चूँकि आप दीनी घराने से होते हैं तो दीन से थोड़ा सा आपका कनेक्शन ज़्यादा होता है बनिस्बत बाकियों के। फिर इसी वजह से मैं मनकबत, सलाम, नात, अच्छा। इन अशार की तरफ रुझान बनता है आपका, क्योंकि आपको तारीख पता होती है या कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं आप उसके बारे में। आज का जो नौजवान है उसमें जो शायरी का शौक़ पैदा हो रहा है उसकी भी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया का होना भी है। और हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं। अभी तो सोशल मीडिया पे तो बस यही, जैसे आपने कहा था ना, नकाम आशिक वो नकाम आशिकों वाली शायरी ज्यादा चल रही है। बिल्कुल। वो होता क्या है, वो उन्हें ना अक्सर लोगों का ना उस्ताद होता है, हाँ। ना उनकी शायरी में वजन होता है, ना बाकी जो अक्सर तो हम किसी और के शेर उठा के वो भी पढ़ देते हैं और मंसूब कर देते हैं अपने नाम के साथ। ये बहुत सारे ऐसे। बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है हम जब फेसबुक पे अपना शेर सर्च करते हैं तो पता चलता है हमारा शेर नहीं रहा, वो पता नहीं 5-7 हज़ार बंदे ने अपना किया होगा। सही बात है। अच्छा, किसी को क्या पता ये शेर किसका है, तो आपने अगर किसी का नीचे नाम भी है तो नाम आप हटा देते हैं और नीचे वो अपना लिख लेते हैं, XYZ लिख लेते हैं। शेर का गीदड़ बन चुका होता है। सही बात है। कुछ लोगों की तो स्टेटमेंट्स, अगर जो राइटर्स होते हैं, मैंने तो अक्सर उनको भी देखा है जिनका अपना एक कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट भी चोरी हो चुका हुआ होता है। मतलब वो अपने पेजेस पे वही सेम कंटेंट उठाते हैं और वो पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद लगता है यार ये तो मैंने लिखा था। बिल्कुल। किसी को क्या पता किसी ने आपका कितना वो कॉपी कर लिया। कॉपीराइट एक्ट का भी तो यहाँ पे सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान में अगर कॉपीराइट एक्ट ही अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत से लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। सही बात है। नहीं, हमारे यहाँ ना अब जैसे ना शायरी के ना औजान होते हैं ना, बहर होती है एक पूरी। हाँ। अब मेरा चूंकि तखल्लुस दिलावर है तो वो क्या करेंगे, दिलावर हटा के अब उससे उस वजन का लफ्ज नहीं लाएंगे, उसका नाम नदीम है, कलीम है, उसका नाम एहसानुल्लाह है, कुछ भी ऐसा फिट कर देंगे बीच में जिससे शेर जो है ना वो वही गिदड़ बन जाएगा। तो मतलब इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। सही है। अभी क्या सुना रहे हो? अभी चंद अशार हैं कि तेरी नजरों से उतरते तो किधर जाना था, सांस बनकर तेरे सीने में उतर जाना था, वाह। तूने आगाज़े मोहब्बत में जुदाई चाही, मैंने चाहत की हदों से भी गुजर जाना था। वाह वाह, क्या बात है। और शेर है कि मौत से इश्क है पर नींद से डर लगता है, मौत से इश्क है पर नींद से डर लगता है, घर पे बेचैन सी रूहों का असर लगता है, और आज के दौर में दर दिल के बहुत छोटे हैं, आज के दौर में दर दिल के बहुत छोटे हैं, झुक के गुजरे भी तो दीवार में सर लगता है। वाह वाह, क्या बात है। झुक के गुजरे भी तो दीवार में सर लगता है। और शेर है कि बहार जा चुकी फिर भी गुलाब बाकी है, मेरी इन जागती आंखों में ख्वाब बाकी है, चंद और आँख ही देखे हैं दर्द के तुमने, ये तो है इब्तदाए गम किताब बाकी है।
तो इस तरह। क्या बात है। अच्छा, घर में भी शायरी सुनाते हो? हाँ, घर में मैं सुनाता नहीं, मैं गुनगुनाता रहता हूँ शायरी ना। असल में कुछ शोरा होते हैं वो तरन्नुम के साथ पढ़ने के आदी होते हैं, उन्हें शौक होता है, तो जैसे नातिया कलाम हो गए, जैसे कोई रुमानवी शायरी हो गई तो गुनगुनाते रहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल ठीक ठाक, रजा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ रेगुलरली। बहुत शुक्रिया। तो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे था, मैंने ये पूछना था कि मैं खुद ही मास कम्युनिकेशन का ना स्टूडेंट हूँ। आप तो मैं, हेलो, हाँ हाँ, बोले बोले। तो मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था कि ये मीडिया ज्वाइन करने के लिए डिग्री मैटर करती है, या आप यानी कि आप मास कम्युनिकेशन जैसे मास मीडिया होता है उससे रिलेटेड हो, या कोई भी यानी कि आपकी डिग्री हो तो आप मीडिया ज्वाइन कर सकते हैं? मुझे एक्चुअली ना अच्छा, चलें, ठीक है। आपका सवाल मुझे समझ आ गया। मैं जो है आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ थे, तो मैं उनको ये बता दूं कि मीडिया में आने के लिए जाहिर सी बात है आपकी क्वालिफिकेशन और डिग्री भी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एक्सपीरियंस, आपके अंदर अगर बोलने का हुनर है, आपके पास ये स्किल्स हैं, अच्छा, आप कोई भी काम जिसमें आप कहते हैं ना कि आप समझते हैं कि वो आप बेहतर तौर पर कर सकते हैं, तो वो अगर आपको आता है तो आप मीडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इंसान को मेहनत और लगन, और स्पेशली मैं एक बात कहती होती हूँ कि इंसान अभी कहे ना कि फ़ौरन वक्त से पहले उसको सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर इंसान शॉर्टकट की तरफ जाता है कि हमें कोई भी ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से हम बुलंदी पे पहुँच जाएं या एकदम किसी भी सीट पर बैठ जाएं, तो ऐसा कुछ टाइम के लिए तो शायद आप हो जाएंगे, लेकिन आप वापस जो है ना, आप कहेंगे ना, वापसी का एक रास्ता होता है, आप उस पर आ जाएंगे। बेहतर है कि सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली आपने करना क्या है। तो खुद मैं भी, अगर मैं इस बात करूं कि मैंने जब मीडिया ज्वाइन किया तो शायद मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन होस्टिंग का शौक बचपन से था, तो बचपन से ही था कि आर्टिस्ट हूँ तो इसी लाइन पे ही जाना है और इसी पे ही काम करना है, तो अल्लाह की तरफ से एक रास्ता बन गया। और जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन इस सीट पर बैठते हुए मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, मेरी मेहनत है, मेरा टैलेंट है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इंसान को ना बस हिम्मत करनी चाहिए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं, क्योंकि आपने उस भाई ने जो सवाल पूछा था, आपने अपने आप को यानी कि पेश करके उसका जवाब दिया। ये किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले तो हमारा एक अल्लाह ताला ने रास्ते का तयन किया होता है, हमारी मंजिल उसने लिखी होती है हमारे लिए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने प्रैक्टिस भी की है, लेकिन आप आज देख लें 15 साल हो गए मैं स्पोर्ट्स के महकमे से मुंसलिक हूँ, क्योंकि पैरेलली जो है वो स्पोर्ट्स भी की है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहा हूँ। तो आपका रोजगार आपको कहाँ ले जाए या वो कहाँ लिखा होता है, वो आपकी डिग्री में नहीं लिखा होता। हाँ। डिग्री तो जस्ट एक आपकी, देखें मैं कहती हूँ तालीम आपको तालीम जरूरी थी, तो आज यहाँ बैठे हैं। तालीम भी जरूरी है, उसके साथ साथ मैं समझती हूँ आपके अंदर आजिज़ी, आपके अंदर आपके अदब, आपके अंदर ये तरबियत जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं ये तभी इंसान के पास आती हैं जब आप थोड़ा अपने काम के साथ और खुद के साथ सिंसियर होते हैं। मैं मोबिलिंग में पहली जॉब की थी, मैंने मार्केटिंग की, व्हेन आई वाज डूइंग माय LLB डिग्री। तो आप LLB की डिग्री और मार्केटिंग MBA करना, ये दोनों एक मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन मुझे स्किल्स थे मेरे पास, मैं चीज़ों को, मोबाइल्स वगैरह इन सब चीज़ों को डील कर लेता था। मैं वही बताता हूँ कि इंसान का रोजगार कहाँ से मिलना है उसको नहीं पता होता। ऐसे मुझे तो ऐसे समटाइम होता है, मेरी फैमिली में कोई भी मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, चाहे मेरा ददयाल है चाहे मेरा ननिहाल है। तो मैं एक फर्स्ट बंदी थी जो मैंने स्टार्टअप लिया, यहाँ से मीडिया के साथ जुड़ी। तो आपको नहीं पता होता समटाइम जो है वो आपको रास्ता, लेकिन हाँ उसमें रास्ते का तयन आपने करना खुद होता है। अल्लाह फिर आपके लिए रास्ते बना देता है। जब आप चूज करते हैं ना एक फील्ड कोई भी, तो उसमें ये होता है कि जब आप अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं और आप फिर अपने आप को उस काबिल भी समझते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ,
तो फिर आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मुझे ना बेसिकली पढ़ाने का शौक है, तो मैं अक्सर ना टीचिंग का वॉलंटियर वाहिद आया जो कहते हैं जो मुझे पढ़ाने का शौक है, मतलब मोस्टली कहते हैं यार जॉब नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं टीचर ही बन जाओ। नहीं, मैं एज अ वॉलंटियर या विजिटिंग पे कॉलेजेस में पढ़ाता रहता हूँ, जबकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस यानी कि एजी ऑफिस है, जहाँ पे मेरी जॉब है ऑडिटर की। लेकिन मुझे उससे ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाने में ना, कि मुझे शौक है कि मैं मानता हूँ कि इल्म और तालीम में ना एक चीज का फर्क है, वो है तरबियत, और मुझे लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे करनी चाहिए जाके। और जैसे आजकल तरबियत का फुकदान नजर आता है आपको, और बड़ी हमारी ये बदकिस्मती है कि इस टाइम हमारे जो बच्चों को हम हाल देखते हैं ना, तो यकीन करें हमें होता है कि यार आज भी हमें अपने पेरेंट्स का जो है ना वो डर हमेशा रहता है। हमें बहुत सारी चीज़ों का एहतराम होता है, रिश्तों का एहसास होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है, जब हम उनको देखते हैं तो निहायत सेल्फिश देखते हैं, मतलब उनको इस चीज़ का नहीं होता कि बड़े हैं और या छोटे हैं उनका एहतराम। तरबियत जो है वो बड़ी चीज़ है जो कि हम लोग देखते हैं घरों में। तमाम लोग जो है, ये जब से मोबाइल आया, मेरे अब्बा जी तो कहते हैं मोबाइल ही सबसे जो है ना बड़ी जड़ है इस टाइम, रिश्तों से भी दूर कर दिया, आपके घर में भी दूरी है, मतलब आप अपने हर बंदा जो है वो अपने अपने मोबाइल में बिजी है। तो हम अपनी माओं को भी अब देखते हैं तो वो भी जो है वो मोबाइल में बिजी होती हैं। बच्चे जो है वो जो मर्जी करते फिर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर वो रो रहे हैं तो कुछ भी कर उनको चुप कराना, तो वो एक वाहिद आसान हल है, मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा। अच्छा, खेलों के हवाले से भी हम देखते हैं कि जिस तरह पहले पेरेंट्स की बड़ी तवज्जो होती थी ना कि खेलों की तरफ हमारे बच्चे जाएं, आउटडोर एक्टिविटीज भी हों, ग्राउंड्स में भी खेलें, स्कूल में भी खेलें, पार्टिसिपेट जो है वो लाजमी करें, चाहे वो अदब के जिस तरह हमारे पीरियड्स होते थे उनमें बच्चों का पार्टिसिपेट करना, चाहे हमारे खेल हैं उनमें बच्चों का हिस्सा लेना। आज हम देखते हैं हमारे बच्चों को दूर ही रखा जाता है घर से, तो बाहर शायद हमारे हालात भी ऐसे हैं, कुछ हमारी चीजें भी अब इतनी वो हुई हैं कि पेरेंट्स डरते भी हैं कि बच्चों को कैसे बाहर भेजें। आप क्या कहेंगे? मैं पिछले भी आपके प्रोग्राम्स में कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। इसका कसूरवार हम खुद हैं। हम लोगों ने देखे ना, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। हमने हर गली में एक प्राइवेट स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है, जबकि पॉलिसीज़ ये हैं कि ग्राउंड नहीं है ना किसी स्कूल का स्पोर्ट्स का, तो उसको एनओसी ही नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो आपने एक चीज़ इतनी मजबूत कर दी है, वो अब मैं क्या कहूँगा कि वो ड्रैगन्स बन गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं, वो आपके एक माशरे का हिस्सा। फिर दूसरी बात ये कि हम लोगों ने सब्जेक्टिव पढ़ा है, हमारे ज़माने में ज़्यादा सब्जेक्टिव और 25% ऑब्जेक्टिव होते थे पेपर। अब आपका 100% ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं। आपने जी एक अजीब रेस का हिस्सा बना दिया बच्चों को और बाशमूल उनके वालिदैन को कि जी 1000 में से ना जी 999 नंबर लाजमी लेने। और कई रिजल्ट तो मैंने ऐसे देखे 1000 में से 1010 भी लिए हुए थे किसी ने गलत मार्किंग में। तो हम उस चीज का एक गलत लाइन में लग गए हैं। उससे ये हुआ कि हमारे बच्चों की जो सेहत है ना वो बड़ी मुतासिर हुई है। बिल्कुल, देखें आपका दिमाग एक अच्छा तभी होगा जब आपका एक सेहतमंद जिस्म होगा। और ये ज़रूरी नहीं होता आप किसी भी खेल में अगर आप जाते हैं आपके बच्चा तो वो एक सुपरस्टार बने, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में तो बहुत कम खेल हैं जिसमें आप सुपरस्टार बन सकते हैं। सुपरस्टार मीन्स कि आप टीवी पे आए, लोग आपको देखें, आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो। तो क्रिकेट के बाद ही सारे खेल आते हैं हमारे मुल्क में। तो उसकी जिस्मानी जो है सेहत के लिए भी आपको माँ बाप को खुद चाहिए उनको टाइम दें। जिस तरह हम लोगों ने उनकी एकेडमी और उनके सिपारा पढ़ना होता है जैसे, और उनके स्कूल, उसके लिए सब चीज़ों को एक टाइम टेबल बनाया, तो घंटा डेढ़ जो है उनकी सेहत के लिए भी निकालना चाहिए ताकि एक बच्चा सेहतमंद रहेगा तो वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा ना। इतनी सारी डिग्रीज अगर वो ले भी लेगा और उसकी सेहत ही नहीं है तो आप बताएं वो कैसे, वो जल्दी जो है फिर उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। एक अच्छा जिस्म जो होता है उसी में एक सेहतमंद दिमाग होता है। आजकल के हम बच्चों को देखते हैं, मैं समटाइम ऐसे बच्चों को देखती हूँ यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं ना, हाइट, अब तो बच्चों में ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हाइट का इशू, टाइप हो जाती है। अच्छा, फिर आपकी उनकी फिजिकल आप हेल्थ देखें तो वो बहुत डाउन नजर आती है, कॉन्फिडेंस उनका वो उस तरीके से नहीं, ग्रूमिंग नहीं है, तो अजीब ही लगता है। अच्छा लगे समटाइम तो लगता है कि मैट्रिक के स्टूडेंट लग रहे हैं, लेकिन वो हम लगते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल ये है, हमारा जैसे यूनिवर्सिटी होती है तो ग्रुप होता है क्लास का डिस्कशन के लिए, तो वहाँ पर मैंने कहा कि ऐसा करते हैं स्मोक की वजह से ना एक वीक ऑफ करवा लेते हैं,
तो आगे से 5-7 बच्चों के, यानी बच्चे तो नहीं, मेरे एज के बड़े होंगे, एमफिल के स्टूडेंट, वो बीच में मैसेज कर रहे हैं। क्या मैसेज कर रहे हैं? हाँ मैडम नाराज हो जाएंगी, उनसे कैसे बात करें। तो मैंने लिखा, आई थिंक मुझे लगता है हम प्राइमरी क्लास में या प्राइमरी स्कूल में हैं, तो मैंने लीव कर दिया ना ग्रुप। मतलब इस तरह की सिचुएशन है। हाँ। तो हमारे यहाँ ये जो डिसइक्विलिब्रियम है ना लाइफ में इंसान की, तो हमारे टीचर हैं बहुत शानदार, डॉक्टर आसिफ यासीन, पोस्ट डॉक किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहे थे 5 चीजें अगर आप बैलेंस करने में कामयाब हो गए ना, तो यही खुशगवार और खुशहाल जिंदगी है। उसमें पहली बात थी सेल्फ। जैसे सर बता रहे थे कि अगर आपकी ज़ात, यानी आपका चाहे वो स्पिरिचुअली देखा जाए या फिजिकली देखा जाए, अगर आप फिट नहीं हैं या अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, तो फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, चाहे सोशल लाइफ जी रहे हैं, चाहे आप रिलीजियस हो गए हैं बहुत ज्यादा, या आप बहुत ज्यादा फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो आप किसी काम के भी नहीं है। वो कहते हैं 5 चीजें जिसमें पहले नंबर पे सेल्फ आती है। खुद के साथ भी तो अपने लिए टाइम निकालना, बाकी मामला तो चलने ही चलने हैं और वो करने ही करने हैं आपने, लेकिन अपने लिए एक आप कहें कि अपने बच्चों के लिए और अपने लिए टाइम निकालना बड़ा जरूरी होता है कि आप, ताकि वो भी फिट रहे और आपकी सेहत भी अच्छी रहे। अच्छा, क्या सुना रहे हैं आप अब अपने साथ साथ शायरी भी सुनते रहे ना? एक गजल है कि चश्मे नम बिजलियां गिराती है, बाखुदा हुस्न मौजाती है, वाह। तार बजते हैं जोर से दिल के, एक हसीना जो मुस्कुराती है, वाह। और इतनी मासूम है मिजाजन वो, रंगों से तितलियां बनाती है, वाह क्या बात। रोज कहती है मैं तुम्हारी हूँ, रोज ये बात भूल जाती है। वाह क्या बात। तो ये कुछ अशार थे आप। जिक्र आ गया जी। अच्छा जी, और इसके साथ ही इनकी जी शेर में अगर औरत का जिक्र ना हो तो वो शेर ही हाँ शेर नहीं होता। अभी हम ब्रेक में यही बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, मजीद भी शायरी सुनेंगे, बातें भी होंगी। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मुल्तान में अभी क्या क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ये भी बताइएगा। जी, मुल्तान में अभी हमारे नए डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आए हैं, मंजर शाह साहब, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं वो, और नदीम अंजुम साहब, राना नदीम अंजुम साहब जो गए हैं वो भी अच्छे थे। तो अभी बेसिक जो हमारा अभी स्टार्टर है वो एक, हमारे 2 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जो काफ़ी अरसे से मुल्तान में नहीं हुए थे। एक तो रुस्तम मुल्तान दंगल हो रहा है 22 दिसंबर को, कमिश्नर साहब उसमें पूरा जो है उनकी फोकस है कि भाई ये करवाया जाए। तो मंजर शाह साहब ने उसका सारा प्रोग्राम तश्कील दिया है, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक इवेंट होगा। और उसके साथ साथ हमारा 8 से 10 दिसंबर तक आर्चरी का इवेंट हो रहा है बहुत अच्छा, जो कि मुल्तान में बहुत ही अरसा हो गया नहीं हुआ प्रॉपर आर्चरी का एक इवेंट, वो भी डिवीजनल लेवल पे होगा। तो ये बेसिक जो हमारे 2 इस वक्त इस माह के जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसमें तमाम डिवीजन्स में हिस्सा लेंगी आर्चरी के इवेंट में, क्योंकि वो पंजाब लेवल का है। और जो हमारा रुस्तम मुल्तान है वो डिवीजनल लेवल का है, उसमें 4 तहसील और प्लस लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल, वहाँ के जितने भी पहलवान होंगे वो उसमें हिस्सा लेंगे। और एक बहुत हैंडसम अमाउंट रखी गई है उसके इनाम की, वो रुस्तम मुल्तान को दी जाएगा। उसमें हमारी लास्ट टाइम मीटिंग में हम उसको 2 कैटेगरीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। हम एक जूनियर रुस्तम को भी बनाएंगे, जो कि क्योंकि हमारे पास जूनियर भी होने चाहिए ना, जूनियर ही सीनियर बनते हैं ना, नर्सरी ज़रूरी है, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको भी हमने कैटेगराइज किया है। तो इंशाल्लाह ये दोनों इवेंट बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से हो जाए। ये हमारा तो फैसिलिटीज़ के हवाले से जी, वो फैसिलिटीज़ आपको पहले भी बताते रहते हैं हम, ये बहुत अच्छी कर दी गई हैं। तो यही कहूँगा कि बच्चों को, अपने बच्चों को मेंबरशिप्स करवाएं वहाँ, और अपने बच्चों को ग्राउंड की तरफ भी लेके आएँ, उनको मोबाइल गेम्स से निकालें। मेरे बच्चे खुद जो है वो मोबाइल गेम्स की तरफ अगर जाते हैं तो मैं उनको बहुत क्रिकेट बैट्स वगैरह, बॉल वगैरह लेके दी हुई है ताकि इनको खेलो। तो उनके पास उनको चीज़ें दिलवाएं। हम लोग इतने महंगे महंगे कोर्सेज भी दिलवाते हैं बच्चों को, तो एक अगर 1000-1500 का बैट दिलवा दें, बॉल दिलवा दें, वो खेलें, आप उनको देखें आधा पौना घंटा, तो उनके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ना कि हम उनको एक किताबी कीड़ा बना दें, और ना ही सब ने डॉक्टर बनना होता है, ना ही सब ने इंजीनियर्स। वो आप देखें हमारे, वो उतनी ही अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवीज़न है हर चीज़ की, वो उतने ही बनेंगे ना। अब आप देख लें कि जितने हमारे मुल्क में
साल में लोग पीएचडी करते हैं। मैं पढ़ रहा था 8 या 9 हज़ार लोग करते हैं। तो हम इंडिया में देखें तो उसमें लाख से भी ऊपर करते हैं साल में पीएचडी। तो हमारी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं तालीम, लेकिन आपको एक बहुत सेहतमंद लोग भी चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी एक फ़िलासफ़ी है कि ओलंपिक्स मेडल टेबल पे जो मुल्क होते हैं जिनके पास ज़्यादा मेडल्स होते हैं वो अपनी ताकत को, अपनी सेहत को शो कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह एटम बम सिर्फ बना लेना वो बड़ी बात नहीं है। आपको एटम बम के पीछे वो एक आर्मी भी चाहिए जो सेहतमंद लोगों की हो, जो किसी भी चीज़ से टकरा जाए, जिनके मेंटली कितने हम बीमारियों से हम लड़ रहे हैं। देखिए हमारा मुल्क बहुत अच्छा रहा है। आप देखें इंडिया में बहुत अमवात हुई हैं क्योंकि वहाँ आप कह सकते हैं कि भी गुर्बत है या वो उनका स्टाइल और है खाने का, वो वेजिटेरियन है ज़्यादा। तो हमारे जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो गोश्त नहीं खाते ज़्यादा। तो अच्छा एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम बिल्कुल, माशाल्लाह शो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी शो को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दे। आपकी टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आज का टॉपिक आपने रखा है, मैं देख रहा हूँ, सर की बातें भी सुन रहा हूँ। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा, हम जैसे जितने भी नौजवान है मैम, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो नहीं है ना स्पोर्ट्स की। तो कोशिश है हुकूमत को चाहिए कि जितना हो सके और आगे हम आगे काम जितने भी करें ताकि पाकिस्तान में हमारा कौमी क्रिकेट, जैसे आप गुफ्तगू गुजारी की, मैंने भी आपकी बात सुनी है, फैमिली भी देखी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा हुकूमत से भी और हमारे जितने भी नौजवान है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। और आपको पता है कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। और शायर आए हुए आपके एक और गेस्ट। जी जी जी, शाहिर भी हैं हमारे साथ, दिलावर हैं। हाँ जी, और एक चीज मैं भी सुनाना चाह रहा था आपको आपकी टीम के लिए। जी 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 सुनाए। जी, एक शेर सुनाना चाह रहा है आपके लिए, आपके शो की टीम के लिए। टीम माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप लोग वही टॉपिक लाते हैं जो कि आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने चाहिए। और शायरी के हवाले से यही कहना चाहूंगा, शायरी शेर बड़े जरूरी है मैम, और एक शेर आपके लिए और आपकी टीम के लिए। सुना दे, मैं तो सुनने। हाँ सुनाए। जी जी सुनाए। हम अदा करते हैं आपके लिए सब कुछ फिदा करते हैं, रिश्तों का हक हम अदा करते हैं आपके लिए सब कुछ फिदा करते हैं। आपको फूलों से भी जख्म ना आए, यही सुबह व शाम मैम आपके लिए, आपकी पूरी रोही टीम के लिए दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया सीरियसली। अच्छा वो अच्छा भी लगता है जब लोग आपके लिए दुआएं करते हैं और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हमारे लिए तो ये समझ लें हमारी मेहनत का सिला भी यही होता है कि आपको जब लोग पसंद कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो सिला में से अंदाजा लगाएं कि मोहब्बत के इजहार के लिए भी शेर जरूरी है। मैं यही तो कह रही हूँ, आपने कुछ भी कहना हो, आपने किसी को मैसेज भी देना हो, आपने अपने, अगर आप हर्ट हैं तो आप उसमें भी आप चाह रहे होते हैं यार अच्छा डायरेक्टली मत बोलूं कि हाँ मैं हर्ट हूँ या मैं खुश हूँ, तो कुछ इस तरह की शेर एक्सप्रेसिव होना चाहिए। नहीं तो वो हमने जो कहानियां पढ़ी हैं कि 14 साल तक वो बहन से चाहता रहा और उसका रिश्ता दूसरी के कहीं और हो गया, तो एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अभी लोग बहुत एक्सप्रेसिव हो चुके हो। अभी लोग अपनी मोहब्बत का इजहार बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसे ही है, जल्दी रिजल्ट भी तो निकल आता है ना कि भाई हाँ या ना, बस खत्म, नया रास्ता लो। सही बात जी, दूसरे का टाइम जाया। कहते हैं ना कि जिस तरह जिद्दत आती जा रही है, लोगों में भी जिद्दत आती जा रही है, तो उसी तरीके से लोगों का मिजाज चेंज होता जा रहा है। टेस्ट मैच, वनडे और अब 2020, तो इस तरीके से जो है ना वो चेंज होता जा रहा है फॉर्मेट हर चीज का। लोग अदनान तो कहीं और चले गए। वो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते ना, चलो जी अपना नया रास्ता। अच्छा वही अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि रवैये, जब इंसान के मिजाज भी उसी तरीके से तेजी से बदल रहे हैं, जब रवैये हमारे चेंज हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ वो कहते हैं ना खालिसपन भी तो नजर नहीं आता ना लोगों में। बिल्कुल ऐसे, जब खालिसपन दूर हो जाता है तो फिर बड़े कम रेयर लोग रह गए हैं। हम देखते हैं जो गिने चुने लोग हैं जो आपके साथ मुखलिस होंगे, जो आपका अच्छा चाहेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। वरना तो मैं कहती हूँ आपके इर्द गिर्द ही आपके जो बहुत सारे दोस्त आपके बने फिरे होंगे वही आपके दुश्मन होंगे। बिल्कुल। तो करीबी ताल्लुक भी आपको जो है नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जो कौम अल्लाह के नूर में भी मिलावट करती है तो उनके रवैयों में कहाँ प्योरिटी रहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। आपने क्या ही बेहतरीन बात की। आजकल के जो ये मैं समझती हूँ बड़ा इशू है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अदनान, बहुत अच्छा लगा हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, वालिदैन को। ठीक है उनके लिए पोजीशंस भी ज़रूरी है। मैं तमाम
तालीमी इदारों को भी यही कहूँगा कि आप अपनी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा बदलाव लाएं। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनकी मुफ्त तालीम की जाए, और ताकि वालिदैन को एक एज तो मिले ना कि यार चलो स्पोर्ट्स में डाला हुआ है तो 5-10 लाख रुपए फीस बच जाएगी किसी भी कोर्स में बच्चे को डालेंगे तो इससे हमारे ना ही कौमी ख़जाने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, और ना ही किसी भी इदारे का नाम नीचे जाएगा, इससे नाम ऊपर ही जाएगा। क्योंकि जब इदारों के स्पोर्ट्स के इवेंट्स होंगे तो वो मेडल्स में हाई होगा, अब बैठा होगा तो वो उसकी तालीम भी अच्छी होगी, तो उसके अंदर दाखिला भी तो दिलवाने के लिए लोग कहेंगे ना कि यार इस इदारे को बच्चों के लिए हम देखें कि इसी में से वो ज़्यादा अच्छी डिग्री हासिल करेगा। तो यही मेरा पैगाम है। तो इस पे हमें करना चाहिए। तो 10 साल तकरीबन हमें लगेंगे कि हम एक अच्छी पौध को जो है दरख्त बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आखिर में ना चंद अशार सुनाना चाहूँगा, वो मैसेज जी समझ लें, क्योंकि आजकल सर्दी जैसे आ चुकी है कि फिर नई आग लगाओगे चले जाओगे, एक हंसी ख्वाब दिखाओगे चले जाओगे, क्यों यही वहम मेरी जान के दर पे है कि तुम आज की शाम बिताओगे चले जाओगे। मैंने पाया है उदासी के जजीरे पे सकूं, दिल में तुम होल उठाओगे चले जाओगे, मौसमी प्यार का एहसास दिलाने के लिए कागजी फूल थमाओगे चले जाओगे। वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका दिलावर, और अदनान आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।